ठीक है। IC38 इसमें इन्होंने क्या किया, 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहले 2 सेक्शन में था, फिर 3 सेक्शन में कर दिया। पहला सेक्शन जो होता है वो कॉमन चैप्टर्स होते हैं। कॉमन चैप्टर्स मतलब बेसिक इंश्योरेंस का होता है, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कर दिया इन्होंने, स्पेशली इट इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस। मैं सेकंड सेक्शन से स्टार्ट करूंगा क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड जो है आपका, फिर वो हेल्थ इंश्योरेंस का भी उन्होंने कुछ पार्ट डाल दिया, हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट डाल दिया इसमें, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉमन चैप्टर्स, लाइफ इंश्योरेंस एंड देन आफ्टर हेल्थ इंश्योरेंस। जहां नहीं समझ में आए किसी को प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है जी। हेजिटेट मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल ये टॉपिक बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। आप लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट बिल्कुल होंगे, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा, बट इस फील्ड में थोड़ा सा नया है आप लोगों को, तो थोड़ी सी चीजों को समझने में दिक्कत होगी। मैं हिंदी मीडियम में ही बातें करूंगा, समझाऊंगा, ठीक है ना, ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। इसके अलावा 2 ऐप है, उनसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चंस का, आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। नाउ अब क्या है कि इसमें कॉमन चैप्टर्स में क्या है, वो इंश्योरेंस की बेसिक चीजें हैं, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये दो दो सेक्शन आप लोग अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसमें डरने की मतलब कि घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। आपका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कौन कौन से लोग क्वालिफाई कर सकते हैं। एक लेडी है, उनकी उम्र है 68 ईयर्स, 68 ईयर की उम्र है, लेडी है, और वो हाउस वाइफ है। अब देखिए उन्होंने पढ़ाई छोड़ी, ग्रेजुएशन कर रखी थी उन्होंने, तो जो पढ़ाई छोड़ी होगी करीब 20 ईयर्स या 21 ईयर के आसपास में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। ये गैप देखिए कितने साल का है, फिर भी उन्होंने वो एग्जाम क्लियर कर लिया, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, एक सिंपल सा 10th स्टैंडर्ड का के एक व्यक्ति हैं जो मेरे साथ मेरे टीम में है, 10th स्टैंडर्ड के हैं, ठीक है। इनका काम होता है, इनका प्लम्बिंग का काम है, प्लम्बिंग का काम है इनका, जो कि आपने देखा होगा प्लम्बर जो होते हैं वो सिंपल काम करते हैं वो, उन्होंने भी वो क्लियर कर लिया है। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ, पेपर टफ नहीं होता है इसका, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सेंसिबल वे में करें तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। 17 नंबर लाने होते हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा लाना है, 17 नंबर भी लाइएगा, 17 18 मान के चलिए, 17 ग्रेस में 1 माह का ग्रेस होता है, 18 नंबर भी अगर आपके आ जाते हैं आपके आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दिमाग से ये खौफ निकाल दीजिए कि पेपर होगा कैसा होगा, नहीं होगा, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को? बिल्कुल ठीक है जी। क्योंकि कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं उसमें शुरू में ही थोड़ा पॉजिटिव माइंड करते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। अब इसमें देखिएगा ध्यान से आप लोग, कुछ चीजों को मैंने हाईलाइट कर बोल्ड कर रखा है, ये एक्चुअली नोट्स मैंने खुद बनाया है, एक्चुअली 350 पेजेस की बुक है IC38, ठीक है। उसको मैंने काउंसाइज करके इस पर्पस के लिए ही बनाया मैंने, एग्जामिनेशन के पर्पस से। तो देखिएगा इसमें से कुछ चीजें बोल्ड में है, ठीक है। बोल्ड वाली चीजों को जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे कि ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस कहाँ हुआ था, तो लंदन लॉयड कैफे, उसका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, उसे क्वेश्चन डायरेक्ट था कि फ्रॉम इंश्योरेंस बिजनेस का कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी, कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था। तो 2-3 ऑप्शन होंगे उसमें, एक होगा लंदन लॉयड कैफे हाउस, ठीक, कॉफी हाउस। बेसिकली ये जैसे एक हम मान लीजिए, जैसे कि सिंपल एग्जांपल देता हूँ, 4 फ्रेंड है, वो बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या हुआ कि बातें की, उनका मरीन का काम था, उन्होंने कहा कि यार ये ऐसा होता है कि हम मरीन में मतलब शिपिंग का काम था, सामान ले जाने का, शिप के थ्रू कैरी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि हम शिप के थ्रू कैरी तो करते हैं, कभी तूफान आता है वो बर्बाद हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, समुद्री लुटेरे होते हैं, पायरेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो लूट लेते हैं। इन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, फंड बनाते हैं। उस फंड में क्या करेंगे, हम हर बार जब भी ट्रिप पे जाएंगे तो ट्रिप पे जाने से पहले इसमें जो है, लेट्स सपोज $1000 हम, £1000 इसमें हमने पुट कर दिया, तो £1000 हर बार पुट करेंगे, और इसमें से मान लीजिए हम सक्सेसफुल हो गए, अब हमारा कोई वो, और इन केस कोई नुकसान हो जाता है हमारा ड्यूरिंग द ट्रैवल, मूव करते समय, तो उसमें क्या होगा आपका कि वो ₹1000 का जो है, जो फंड जमा है हम सब में जमा, उसमें से उसको पे कर दिया जाएगा, ताकि उसका लॉस को कंपनसेट कर दे। नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। इंश्योरेंस का यही फंडा है। इंश्योरेंस में बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि मान लीजिए 1000 लोग हैं, 1000 लोग जो है इंश्योरेंस कराते हैं, प्रीमियम पे करेंगे, कंपनी को, एक कंपनी को पैसा देंगे, कंपनी जो है
वो प्रीमियम लेगी, उस प्रीमियम के बेसिस पे कंपनी कहेगी इनको कि हम आपको जो है 1000 लोगों को एक रिस्क कवर प्रोवाइड करेंगे। अब रिस्क कवर क्या होता है? वो क्या है कि मान लीजिए इन केस कोई मिसहैपनिंग होती है आपके साथ, तो आपके फैमिली को हम इतना अमाउंट जो है गारंटीड दे देंगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, लेट्स सपोज कि किसी एलआईसी की कोई पॉलिसी है, उसमें किसी ने 5000 रुपए 6000 रुपए 6000 रुपए साल का जमा करना स्टार्ट किया, तो वो एलआईसी का कि आप 6000 रुपए हर साल का दे रहे हैं, इसे कहते हैं प्रीमियम। तो हम आपको जो है ना आपको 1 लाख का इंश्योरेंस कवर पहले दिन से दे देंगे हम। अब 1 लाख का इंश्योरेंस कवर जो अगर हम आपको देंगे, तो उसमें ये होगा कि अगर आप जीवित हैं, तो आपको 1 लाख के हिसाब से 1 लाख का रुपए और उस पे इंटरेस्ट जोड़ के आपको मिल जाएगा। अगर बीच में कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो आपके बदले आपके बच्चों को जो है, आपके नॉमिनी को जो भी पैसा होगा, वो दे दिया जाएगा। इंश्योरेंस में क्या होता है कि हम छोटे-छोटे अमाउंट जमा करते हैं, पूल बनाते हैं, ठीक है? उसे कहते हैं इंश्योरेंस पूलिंग। अच्छा, कमेटी का नाम सुना होगा आप लोगों ने? बहुत से लोग होते हैं कि भई हम कमेटी कर रहे हैं, कमेटी लगाया, पैसा हमने लगाया, सुना होगा आप लोगों ने? जी। यस सर। उसमें क्या होता है, उसमें सभी थोड़े-थोड़े पैसे जमा करते हैं, फिर उसके बाद किसी को ज़रूरत होती है तो पैसे ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ होता है ना? जी। तो ये इसको कहते हैं पूलिंग, पूल। पूल मतलब होता है जमा करना। एक लाइव सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी सर, हाँ जी, बताइए। ठीक है ना? आ रहा है सर। फातिमा जी क्लियर है? जी क्लियर है सर। ओके गुड। मतलब मैं इंग्लिश हिंदी का मिला के करूँगा, कोई दिक्कत होगी तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। ओके सर। एक मिनट जरा सा ओपन होता है। ठीक है, तो ये होता है पूलिंग। पूल मतलब होता है जमा करना, ठीक है ना? कंट्रीब्यूट करना, पूलिंग, ये सब जिसे हम कहते हैं। एक मिनट। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आप लोग को, इतना पढ़ाऊंगा कि आराम से क्लियर हो जाए। बाकी इसे कहते हैं पूलिंग। तो इंश्योरेंस जो होता है वो आपको पूलिंग पे बेस्ड है। चीजें आपकी जो है, आप पैसा जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और जब जरूरत होती है वो लेते हैं, उसे कहते हैं पूलिंग। तो लंदन लॉयड्स कैफे हाउस में पहली बार इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था दुनिया में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आगे तो बेसिकली क्या है कि जो जो हाईलाइटेड है ना, उसको जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। लंदन लॉयड कैफे हो गया, ठीक है। और इसके अलावा देखिए आपका जो दूसरा है कि इंडिया की फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू बी सेट बाय ब्रिटिशर्स जो थी, जो ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश की थी, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो आज भी है। ठीक है, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टैब्लिश बाय इंडियन इंडियन ने जो स्टैब्लिश की थी वो था बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी। ये सब क्वेश्चन 1 मार्कर में कभी कभार पूछ देते हैं। फर्स्ट नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया वाइड ट्राइटन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये नॉन इंश्योरेंस, नॉन लाइफ हो गया, जो जनरल इंश्योरेंस गाड़ियों का इंश्योरेंस करता है। तो पहली जो थी जो इंडिया में स्टैब्लिश हुई थी वो थी ट्राइटन। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ऐसी थी जो कि ओल्डेस्ट और एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि 1906 में बनी थी। ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड है ना, बोल्ड में है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें से आराम से एक आध क्वेश्चन आता ही है। चलिए, मैं आप लोग को जो है सेक्शन 2 से स्टार्ट करूंगा। उससे पहले इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें बता दूं मैं। ठीक है, अ, ये लिमिट ध्यान रखिएगा। ये जो है ना, ये है आपका कंज्यूमर। अच्छा, इंश्योरेंस जो होता है आपको एक प्रोडक्ट है। जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं, अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे अमेज़न से कोई सामान मंगाया हमने, ठीक है? अब जब हमने उसे खोल के देखा तो उसमें क्या हुआ, डिफेक्ट दिखा हमें, तो हम क्या करेंगे, उसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे। ओके, सभी करेंगे रिटर्न? यस। ओके फाइन। देखिए, अब ये रिटर्न करेंगे तो हम उसी को रिटर्न कर अगर मान लीजिए अमेज़न ने मना कर दिया तो कि नहीं साहब ये रिटर्न नहीं ले सकेंगे हम, आपने जो सामान दिया है, हमने जो यहाँ से सामान भेजा था वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में था, आपने जो हमें भेजा है वो गलत कंडीशन में है, हम नहीं रिफंड करेंगे, फिर क्या कीजिएगा आप? हम क्लेम डाल दें। हम क्लेम डालेंगे। ठीक है, और कोई क्या करेगा? हाँ सर, बस उसकी शिकायत करेंगे ऊपर एक हायर लेवल पे जो उनको होगा। बिल्कुल सही। बेसिकली क्या है कि हम उस पे जो है एक डिस्प्यूट रिड्रेसल कोई मैकेनिज्म होगा। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि आपने अपने मान लीजिए गली मोहल्ले में सब्जी वाले होते हैं, रेडी वाले, हमने उससे रात का समय अंधेरा है, हमें सब्जी की जरूरत है, हमने जल्दी में थे, तो हमने क्या किया, उससे कुछ सब्जी खरीद ली। सब्जी उसने आपने कहा भैया तौल दो, जल्दी हमें लेना है, उसे तौल के दे दिया, लेके हम घर पे वापस आ गए। ठीक है, अब उसके बाद फिर जब हमने उसको रात में बनाने के लिए खोला तो अंदर देखा तो जो है, लेट सपोज कि जैसे कोई गोभी है,
अब गोभी के अंदर कीड़े लगे हुए हैं, अब क्या कीजिएगा? रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी रेडी भाषा से हम करेंगे भाई साहब। हाँ, यही क्या करेंगे बताइए सभी? सर आप रात को तो सब्जी कुछ और बनाओगे, सुबह पकड़ोगे, अभी रात को तो पहले खा लो। मैक्सिमम चांस क्या होता है कि हम सब्जी वाले को उस गोभी वापस नहीं करेंगे, शिकायत करेंगे। ये होता है ना, भैया क्या गोभी दिया था यार तुमने, बहुत बकवास, आगे से कभी नहीं लेंगे आपसे, यही कहेंगे ना। बिल्कुल जी। वहां हमने क्यों नहीं किया? अच्छा, एक और सिंपल एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए वही मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया ग्रोफर से या रिलायंस फ्रेश से, वहां से अगर सब्जी खराब आ गई तो हम कंप्लेन करेंगे। तो पॉइंट क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं उसका एक सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है, तो हम वहां कंप्लेन कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो प्रोडक्ट हमारा है, जैसे कि हमने ग्रोफर से सब्जी मंगा ली, ठीक है, अब वो सब्जी खराब है तो हम उस पर कंप्लेंट डाल देंगे तो शायद रिफंड आ जाए, वो सब्जी हम वापस आएगा, बंदा वापस लेके चला जाएगा, रिफंड कर देगा। अमेजोन से आया खराब है, वो वापस चला जाएगा, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या किया, वहां पे कंप्लेंट डाला, वो कंज्यूमर ने एक जो प्रोडक्ट लिया, सब्जी लिया, कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसके लिए हम पे करते हैं वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। लेट सपोज एग्जांपल, जैसे ट्यूशन पढ़ाना। अब जैसे कि कोई ट्यूटर है, वो किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाता है, अब बच्चे के नंबर नहीं आएंगे तो क्या होगा? वो पैसे वापस होगा? नहीं होगा सर, शिकायत ही होगी खाली। शिकायत, क्योंकि बिल्कुल। लेकिन अगर वही मान लीजिए कि जैसे फिटजी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फिटजी हो गया या फिर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो वेदांतु है, अगर बायजू है। वेदांत, हाँ, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो नहीं दिया उन्होंने, तो फिर हम वहां कंप्लेन कर सकते हैं, मतलब क्योंकि वहां ऑर्गेनाइज सेक्टर में कंप्लेंट आसान है सर, अनऑर्गेनाइज एग्जैक्टली सेक्टर में कंप्लेंट आसान नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन ट्यूटर जो पढ़ा रहे हैं, हमने उनको पे किया है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सारा कुछ प्रोडक्ट में आता है। तो बेसिकली क्या है कि जो भी सर्विसेज हैं सभी के सभी आपको किस में आ जाएंगी? प्रोडक्ट्स में। तो इंश्योरेंस के लिए भी हम पे करते हैं, इंश्योरेंस जो हम होता है उसके लिए भी हम पे करते हैं, और जो इंश्योरेंस के लिए पे करते हैं हम अगर, तो वो मेरा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अब ये 3 फोरम होते हैं, ये फोरम के लिमिट्स ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आता है। एक आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, एक होता है स्टेट कमीशन, एक होता है नेशनल कमीशन। सिंपल समझते हैं, जैसे कोई भी स्टेट होता है उसके अंदर छोटी छोटी डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। जैसे दिल्ली में है ईस्ट, आपको ईस्ट दिल्ली हो गया, या फिर शादरा हो गया, या फिर वैसे करके डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। या दिल्ली में तो ज्यादा क्लियर नहीं होता, जैसे हम यूपी की बात कर ले। अब यूपी में क्या होता है कि इलाहाबाद है, आपको मेरठ है, आपको बागपत है, ये सारी सिटीज क्या हो गए? आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। तो वो एक डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया, उसके सर हो गया आपकी आवाज आपका। चली गई। आ रही है आवाज? हाँ आ रही आ रही। ओके फाइन, एक मिनट रुकिएगा जरा, मैं इसका एक सेकंड मेरे को दीजिए। अब आ रही है आवाज? हाँ जी हाँ जी, वो बीच ओके में फाइन, मिस हो गई थी बस। ओके ओके, ठीक है। तो ये होता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन होता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में क्या होता है, हम 20 लाख तक के कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, 20 लाख तक का कोई मेरा अमाउंट है, उसमें डिस्प्यूट, तो हम उसको जो है, तो उस पे हम उस पे जो है आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर का अगर हो गया तो फिर हम जाएंगे स्टेट कमीशन। 20 लाख से 100 लाख, 100 लाख मतलब 1 CR हो गया। तो 20 लाख से लेके 100 लाख और 1 CR तक अगर कोई डिस्प्यूट है तो हम जाएंगे स्टेट कमीशन में, और उसके ऊपर क्या है तो हम सीधे नेशनल कमीशन में चले जाएंगे। क्लियर है? ये सर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं हम, है ना? कोई भी प्रोडक्ट की, हम यहाँ बेसिकली इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंस भी ठीक एक प्रोडक्ट है हमारा, ये सभी के लिए है। लागू होता है। मान लीजिए कि जैसे कोई हमने मशीनरी खरीदी फैक्ट्री के लिए, और उसका दाम है 25 लाख रुपए का है, बट वो सही नहीं है, हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम उसमें सीधे स्टेट कमीशन में जा स्टेट सकते हैं। तो कोई कमीशन, भी राइट प्रोडक्ट राइट। होगा जाएगा। तो याद रखिए, इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि किसी का क्लेम अगर है 42 लाख रुपीज का, इसका डिस्प्यूट है, अब बताइए वो जो है पॉलिसी होल्डर है, वो अपने रिड्रेसल के लिए कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, स्टेट में जाएगा, नेशनल में जाएगा? स्टेट कमीशन। स्टेट में, हो जाएगा स्टेट में जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? जी। ओके फाइन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपको जो कमीशन है इसमें डिवाइड, ये लिमिट्स याद रखिएगा, 20 लाख, फिर 20 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ की जगह 100 लाख भी लिखा होता है कभी कभी, और उसके ऊपर जो 1 करोड़ से ऊपर जो भी होगा वो आपको चला जाएगा नेशनल कमीशन में। क्लियर है यहाँ पे? तो इसका ये रखा है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है,
ये डिस्प्यूट रिड्यूसल एजेंसी जो होती है सभी प्रोडक्ट्स के लिए, इंश्योरेंस हो, मशीनरी हो, व्हाटएवर जो भी होगा। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। जैसे कि मान लीजिए कि जैसे फैमिली कोर्ट्स होती हैं। अब फैमिली कोर्ट्स किस लिए बनी होती है? कोई आइडिया? घर की लड़ाई को सॉल्व करने। ओके, मतलब बेसिकली जो फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, पर्सनल मतलब फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हो गए, उसके लिए है, जी वही होती है। ठीक है, तो वो देखिए, अब वो भी एक तरह से डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म है, बट वो स्पेशली केवल फैमिली के लिए। अगर मुझे उस पे किसी का मर्डर हो गया है, उसमें मैं नहीं जा सकता फैमिली कोर्ट पे, या कहीं चोरी हो गई है, मैं उसके लिए फैमिली कोर्ट पे नहीं जाऊंगा। सर वो और इस पे अगर मर्डर फैमिली के एक फैमिली के मेंबर ने दूसरी फैमिली को कर दिया तो मतलब एक ही। नहीं नहीं, वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा, वो सारा कुछ आपको वो क्रिमिनल कोर्ट होता है उसमें जाएगा। क्राइम है वो, देखिए कोई भी चीज जो क्राइम होगा ना वो क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, ये आपको फैमिली वाला मैटर है, तो इसमें एक फैमिली कोर्ट जो होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका, वो स्पेशली बना है इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए। उसी तरह से इंश्योरेंस में एक पर्टिकुलर रिड्रेसल मैकेनिज्म, रिड्रेसल मतलब होता है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, तो जो भी मैकेनिज्म उसमें एक रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए होता है इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, जिसे बीमा लोकपाल कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका काम है केवल इंश्योरेंस रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं उसके लिए कोई जाना चाहता है तो वहां पे जा सकता है। ये ऑप्शनल है, उसमें भी जा सकता है, आपको कमीशन में भी जा सकता है। बट अगर मान लीजिए ये केवल केवल इंश्योरेंस का काम देखता है, जैसे फैमिली कोर्ट केवल फैमिली इश्यूज को देखती है, उस तरह से इंश्योरेंस ओम्बड्समैन केवल इंश्योरेंस को देखता है। रिजॉल्व्स ऑल कंप्लेंट्स रिलेटेड टू सेटलमेंट ऑफ क्लेम। ठीक है, अब फिर इसमें कुछ नियम कानून है, वो भी मैंने बोर्ड में डाला हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। डिसीजन ऑफ ओम्बड्समैन वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इज फाइनल। जो भी ओम्बड्समैन डिसीजन देगा वो फाइनल होगा, और जो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, उसके लिए मानना मैंडेटरी है, बट जो कस्टमर है वो हायर कोर्ट में जा सकता है, डिस्प्यूट कंज्यूमर फोरम में जा सकता है, या उसके ऊपर भी कहीं भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है जी। ये क्लियर होगी बात, सभी को क्लियर है? जी जी अच्छा, जैसे फैमिली कोर्ट में क्या होता है कि जो वहां पे बैठा रहता है बंदा, वो क्या करता है, वो एक तरह से मेडिएटर का काम करता है। मेडिएटर मतलब होता है दोनों पार्टी को बिठाएगा कि भाई आप आपस में लड़ रहे हो, समझौता कराने का। हाँ समझौता करना है, बिल्कुल सही। मतलब जो भी डिस्प्यूट होगा एक प्लेटफॉर्म देता है कि आप लोग अपनी अपनी बातें कहो, जो भी दिक्कत होगी हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसी तरह से यहाँ ओम्बड्समैन का काम क्या होता है आपका, वो मेडिएटर और काउंसलर का काम करता है। किसके बीच में? इंश्योर्ड जो कि पॉलिसी होल्डर है, और इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंश्योरर जो कि इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ कि किसी ने अगर एलआईसी से पॉलिसी कराई, अब उसका क्या होगा कि उसे जो क्लेम है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में जो भी प्रॉब्लम होगी, तो अब वो अगर चला जाता है वो बीमा लोकपाल के पास, तो बीमा लोकपाल दोनों को बुलाएगी, इंश्योरर को बुलाएगी, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योर्ड मतलब जो पॉलिसी होल्डर जिसने कंप्लेन की है, उन दोनों को बुला के अपनी बातें करेगी। फिर उसके बाद जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन देगी, हाँ भाई जो इंश्योरेंस कंपनी को इतना देना जरूरी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सिंपल दो चीजें रिड्रेसल के लिए, इंश्योरेंस में रिड्रेसल के लिए दो चीजें होगी। पहली चीज क्या होगी आपकी, एक तो कंज्यूमर फोरम, उसकी लिमिट 20 लाख, 20 लाख से 100 लाख या 1 करोड़, और उसके ऊपर नेशनल में चला जाता है। दूसरा हो गया इंश्योरेंस ओम्बड्समैन, बीमा लोकपाल जिसको कहते हैं। सर, हाँ जी, ये ओम्बड्समैन में जाने के लिए कोई लिमिट निर्धारित है? नहीं है? नहीं नहीं, इसका नहीं है। ठीक है, तो एक चीज हो रहा है कि ऐसा कुछ है कि पहले हमको, अगर मान लीजिए मेरा 20 लाख तक का क्लेम है, तो क्या इससे पहले मेरे को डिस्ट्रिक्ट इसका फोरम में अप्रोच करना पड़ेगा या पहले इसमें जा सकता हूँ जी? बीमा लोकपाल में 20, इसका जो क्लेम का है, सॉरी 20 लाख का है, 20 लाख तक के क्लेम को ये सेटल करती है। हाँ, ओके ओके। ठीक है ना, अब 20 लाख तक का है तो उसके पास दोनों ऑप्शन है, या तो मैं ओम्बड्समैन के पास जाऊं, या डिस्ट्रिक्ट या फोरम में जाऊँ? यस डिस्ट्रिक्ट फोरम में चला जाऊं। राइट राइट, ठीक है जी। ठीक है ना, दोनों के पास जा सकता है। 20 लाख से ऊपर जाएगा तो सीधे वो स्टेट में चला जाएगा। चलिए, इसमें मेरे ख्याल से मेंशन भी किया होगा मैंने कहीं पे लिमिट का, हाँ ये रहा, ये देखिए जो या बोल्ड में है ना, हाँ उसको ध्यान रखिएगा। अवार्ड शुड बी मेड विद इन पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, ये सब ध्यान रखिएगा बस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका इसका। अच्छा, कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे बैंक होते हैं, बैंकों को कंट्रोल करता है भारत में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसे शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी। ठीक है, सेबी है। स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया होता है आपका।
तो ये देखिए मैंने यहाँ तो कैपिटल मार्केट स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी, बैंकों को कंट्रोल करता है आरबीआई, जो हमारा टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसको कंट्रोल करता है ट्राई, और इंश्योरेंस को कंट्रोल करता है आईआरडीए। ये ध्यान रखिएगा सिंपल। तो जो भी रूल है इंश्योरेंस रिलेटेड इंडिया में जो बनेंगी वो आईआरडीए ही बनाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब आईआरडीए क्या करता है, जो रूल बनाएगी वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, एलआईसी के लिए भी एप्लीकेबल है, या फिर कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी हो, या जनरल इंश्योरेंस कंपनी हो, या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी हो, सबके लिए एक रूल बनाएगी आपकी आईआरडीए। क्लियर है सभी को? जी सबको क्लियर है? यस सर। क्लियर है। ओके फाइन। धीरेन्द्र जी सब सही है ना, क्लियर है ना? चलिए अब इसमें क्या है आपका कि इस आईआरडी जो बनाया गया था, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, सिंपल एक मेथड होता है वो बता दे रहा हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करना होता है भारत में, तो भारत सरकार उसके लिए एक बिल पारित करती है, ठीक है? वो पार्लियामेंट में बिल पारित करेगी, उस बिल के अकॉर्डिंग वो कहेगी कि भाई हम ये बिल, इसे एग्जांपल लेटेस्ट आपको दे रहा हूँ, जैसे कि आपको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो कि आपको पर्यावरण से रिलेटेड चीजों को देखती है ना? सुना भी होगा आपने कि हरित न्यायालय जिसको कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायालय, वो जब स्टैब्लिश हुई थी तो पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया था, बिल लाया गया, एक्ट पास किया, फिर उसके बाद उन्होंने उस एक्ट में डाला कि एक नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग स्टैब्लिशमेंट हुई। उसी तरह से इंश्योरेंस एक्ट जो आपका है 2000 में, उसके अंतर्गत 2000 में आपका जो है, सन 2000 में आपका ये इसकी स्थापना हुई थी आईआरडीए की। याद रखिएगा आईआरडीए क्या है, इंश्योरेंस को कंट्रोल करती है पूरे भारतवर्ष में। नाउ ये इंश्योरेंस एक्ट देखिए 1938 जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उससे पहले का है। अब ये क्या होता है ऐसे समझिए, बहुत से ऐसे एक्ट हैं जो ब्रिटिशर्स ने बनाए, ठीक है? भारत जब आजाद हुआ तो उसमें क्या बहुत से एक्ट्स थे जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाए थे कंट्रोल करने के लिए, तो भारत सरकार ने उसी को मॉडिफाई करते रहती है कि वो एक्ट जो था वो जिस पर्पस से था उसको कैरी ऑन करती है। तो 1938 में ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट बनाया था इंश्योरेंस एक्ट, वो उन्होंने प्रॉपर इंश्योरेंस को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट स्थापित किया था। उसी एक्ट को मॉडिफाई करते करते आपको आईआरडी की स्थापना, इंश्योरेंस लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया बनाया गया, और उसके अंतर्गत 2000 में आईआरडी की स्थापना हुई। क्लियर है? अब आईआरडीए का काम क्या होता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करना। किसके कंट्रोल करना है? आप कैसे पॉलिसी में कंडीशन क्या होनी चाहिए, पॉलिसी में प्रॉब्लम होगा तो ओम्बड्समैन एस्टैब्लिश होगा। इवन आपको जो एजेंट होते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, उनको कितना कमीशन मिलना चाहिए, वो सारा कुछ नियम कानून आईआरडीए बनाती है। तो आईआरडीए इंश्योरेंस के ए से लेके जेड तक सारा काम देखती है वो। क्लियर है? जी सर। अच्छा एक चीज सर, ये हाँ, मतलब आईआरडीए जब था तब हमारे यहाँ पे प्राइवेट कंपनी आ गई थी या उसके बाद? नहीं नहीं उसके बाद ही जब अच्छा देखिए शुरू में केवल एलआईसी थी 1956 से, तो एलआईसी जो थी डायरेक्ट आपको मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंट्रोल होती थी, जी उसमें कोई जरूरत नहीं थी, और जितने जनरल इंश्योरेंस थे वो भी गवर्नमेंट के थे, तो सारा कुछ उन्हीं से कंट्रोल है। जब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आई आपकी, तो फिर वो एक नीड हो गई कि भाई आपका जो है जो भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की नीड पैदा हो गई, ताकि जितने भी प्राइवेट वाले हैं उनको भी, इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए एक रूल बनाया जाए, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है? ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा सेक्शन 42 क्या कहता है, ये सारा देखिए इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो इंश्योरेंस एक्ट में ही सारे सेक्शंस मिलेंगे आपको। 1938 का जो इंश्योरेंस एक्ट है उसी में सेक्शन 42 डाला गया। उसमें क्या है कि वर्क एज एन इंश्योरेंस एजेंट है, उसके लिए वैलिड लाइसेंस, तो जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं आपके इंश्योरेंस के, इंश्योरेंस एजेंट को सेक्शन 42 में मेंशन्ड है। ठीक है? क्लियर है ये? अच्छा हाँ जी, हाँ जी। एक चीज और जो क्वेश्चन आता है, अगर जैसे अच्छा आप लोगों ने एलआईसी के लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, एजेंसी के लिए, आपका जो पैन कार्ड है, अच्छा एक पर्सन का एक ही लीगल पैन कार्ड होता है। क्लियर है? आप पता है आप लोगों को, ठीक है ना? तो एक पैन कार्ड पे एक लाइफ इंश्योरेंस, एक जनरल इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है कोई भी। ठीक है? सेम इनमें से पर्सन एक ले सकता सर या ये तीनों का एक पैन कार्ड पे एक बार में ले सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एलआईसी के लिए अप्लाई किया है और आप चाहते हैं कि लेट्स सपोज एचडीएफसी का मैं एजेंसी ले लूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
या फिर वाइस वर्सा एचडीएफसी का है एलआईसी में आना चाहता है कोई भी, तो उस केस में क्या करेंगे, एनओसी लेना पड़ेगा जिस कंपनी में ऑलरेडी एजेंसी है, तो उसे कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। एजेंट जो भी अपना इंश्योरेंस का चेंज करना चाह रहा है कंपनी, उसको एनओसी लेना पड़ेगा। क्लियर है? सर हाँ जी। इसमें तो अब क्या आदमी दो नहीं ले सकता एक साथ? लाइफ का हाँ नहीं, एक पैन कार्ड मतलब पे एक ही मिल सकता है। हाँ जी, अच्छा, उसको एक ही चॉइस करनी पड़ेगी, एचडीएफसी या एलआईसी? एग्जैक्टली, वो आईआरडीए का रूल यही कहता है। अच्छा जी, ठीक है ना, आईआरडीए का रूल यही कहता है कि उसका एक पे एक ही मिलेगा। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा सर, जो आजकल पॉइंट ऑफ सेल वो लोग कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो अलग चीज है ना? वो अलग है, वो उसमें आपको जो है ना रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलता। अच्छा ओके। उसमें आपको जो है ना बहुत से प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज कहती है कि आपको हम सब, जैसे ब्रोकर का सब ब्रोकर होता है उस तरह से इसमें सब एजेंट बना देंगे। उसमें आपको हम्म। क्या नुकसान होता है कि आपने जो भी काम किया है उसका रिन्यूअल कमीशन नहीं मिलेगा। अच्छा, जो ठीक पहली है, पॉलिसी कर दी उसके बाद नहीं मिलेगा? उसके बाद नहीं, फर्स्ट प्रीमियम जो मिल गया सो मिल गया, उसके बाद उसको उनको नहीं मिलेगा। अच्छा ओके। हाँ, उसमें एग्जाम नहीं देना होता आईआरडीए का। उसमें आईआरडीए, क्योंकि वो आईआरडीए से आपका कोड अटैच ही नहीं करती, वो हम्म। अपने कंपनी अपने एंड पे करती है वो, और उस एंड पे करने के कारण से क्या होता है कि वो अपने हिसाब से रूल्स बनाती है, उसमें रिन्यूअल कमीशन नहीं देते हैं, तो जो भी आप काम करते हैं वो सारा का सारा जो है वो बेकार हो जाता है। ठीक है? ठीक अब है। ये देखिए, एजेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट है, कॉमन चीजें हैं कि एजेंट का जो वर्किंग होना चाहिए वो कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, वो सिंपल, वो आप एक सिंपल सा ध्यान भी दीजिएगा कि आप किसी एजेंट से मिलिएगा, या सिंपल समझाता हूँ आपको, आपके यहाँ कोई आएगा, ठीक है, आपके घर पे किसी ने नॉक किया और बोला कि हाँ जी मैं जो है इस बैंक से आया हुआ हूँ, लेट सपोज कि जैसे मैं एसबीआई से आया हुआ हूँ और आपके, मैं आपसे जो है ना आपको अकाउंट खोलना चाहता हूँ, और आपका एक या फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन मुझे चाहिए, तो आप दे देंगे? आई कार्ड मांगेंगे सर पहले, अगर पहचानते नहीं होंगे तो? नहीं, अननोन है बिल्कुल, नहीं देंगे। नहीं देंगे। ठीक है, सबसे पहले कहेंगे भाई साहब आप एसबीआई से कहीं से अपना पहले आईडी कार्ड दिखाओ, क्या हम्म। रूल्स फॉलो, आपका किस, आपका जो है आईडी कार्ड में क्या मेंशन है क्या नहीं मेंशन है, आपको जो अथॉरिटी है कि नहीं है डॉक्यूमेंट कलेक्शन की, वो सारी चीजें दिखाओ, तभी राइट जाके राइट। हम करेंगे। ठीक है, हम्म, तो ठीक है वो जी। चीजें जो है हम वो देखेंगे कौन कौन से चीजें हैं हमारी जो है, वो एक बार उसको देखेंगे, फिर उसके बाद करते हैं। उसी तरह से आपके पास अगर कोई इंश्योरेंस एडवाइजर आता है, तो आप जो है उसको क्या क्या, आपको वो कहे कि भाई साहब आप जो है मैं आपकी एक पॉलिसी कर रहा हूँ, आप इतने का चेक दे दीजिए मेरे को, तो क्या आप दे देंगे? नहीं। नो सभी सर। बोलिए, दे देंगे सभी? नो सर। नहीं देंगे, गुड। क्यों? नहीं क्योंकि नहीं उस, देंगे। नहीं देंगे क्यों? क्योंकि उस केस में हमें उसका आइडेंटिटी नहीं पता। हम्म, बहुत बार तो क्या होता है, फ्रॉड यही होता है कि बहुत बार लोग एलआईसी के नाम पे, छोटे छोटे शहरों में एलआईसी का इतना ज्यादा फेथ है लोगों में कि एलआईसी के नाम पे लोग लूट लेते हैं। उनको कहते हैं हाँ जी मैं एलआईसी से हूँ, आईडी कार्ड नकली बनवा लेते हैं, और फिर एलआईसी से आपकी ये पॉलिसी करेंगे, आपको इतना इतना मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी, लोग खुशी खुशी फेथ में, क्योंकि छोटे शहरों में लोग अभी उतने फ्रॉड से वो नहीं है, अभी वहाँ पे थोड़े से सीधे ही ज्यादा लोग। इसी कारण से क्या होता है उसमें कि वो चेक ले लिया, चेक लेकर उनके अकाउंट से किसी और में पेमेंट कर दिया, जो भी है वो करके उनके पैसे बेसिकली लूट लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं आपकी, ये सारा, तो इसको कहते हैं एजेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट। और ये बनाता कौन है, कौन डिसाइड करेगा एजेंट्स कोड ऑफ कंडक्ट? आईआरडीए। आईआरडीए, सारा कुछ आईआरडी, जो भी इंश्योरेंस रिलेटेड है एबीसीडी से लेके जो भी है सब आईआरडीए। इवन आपको बता दूं, आप लोग में से किसी ने पॉलिसी कराई हुई है एलआईसी से या किसी भी कंपनी से? हाँ जी हाँ जी, कराइए कराइए, एलआईसी एलआईसी को की। कराइए। ओके, पॉलिसी बॉन्ड मिला है आप लोगों को कभी? जी। वो जो पॉलिसी बॉन्ड है उसमें जो वर्डिंग्स होती है वो भी आईआरडीए डिसाइड करती है, क्या हम्म, क्या वर्डिंग्स होनी चाहिए, क्या क्या वर्डिंग्स नहीं है, वो सारा कुछ कौन डिसाइड करता है, आईआरडीए। तो बेसिकली है ए टू जेड जो भी चीजें होंगी इंश्योरेंस की, वो सारा का सारा आईआरडीए डिसाइड करेगी। क्लियर है? इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझिएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ओके। सर मैं एक चीज हाँ, पूछना चाह रहा था। हाँ जी सर। जो आपने अभी बताया था ना, वो ओम्बड्समैन के पास अगर कंप्लेंट लेके जाते हैं, हाँ जी सर। मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप एलआईसी से किसी वजह से डिस्प्यूट है, हाँ तो हाँ पहले ओम्बड्समैन के पास जाना है, फिर वो रीजनल जो हैं डिस्ट्रिक्ट हाँ हाँ। में और उनके पास जाना है। ऐसा ही है क्या? सर वही जो देखिए, अगर 20 नहीं उसमें से देखिए उसमें क्या होता है, जैसे नहीं, एलआईसी है जैसे कोई मेरा भी। डिस्प्यूट कोई चल रहा है,
और हाँ, मैं वो ओम्बड्समैन के पास गया हाँ, हाँ, और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ उसके डिसीजन से, हाँ, हाँ। तब मुझे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाना है या स्टेट लेवल पे, या पहले मैं वहाँ जा सकता हूँ? क्योंकि मैंने कहीं पहले पढ़ा है कि ओम्बड्समैन के डिसीजन को अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तब हाँ, आप तब आगे जा जा सकते सकते हैं। हाँ, तब जाएँगे क्योंकि इंश्योरेंस हैं। का हाँ, एक ओम्बड्समैन बना दिया गया अलग से। जी, इवन आपको मुझे ओम्बड्समैन ओम्बड्समैन जाने के से पास जाना है, फिर उसके बाद अदर सोर्सेज पे जाना है। यस, 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 यस। आप सैटिस्फाइड नहीं है तो जाना है। इवन क्या होता है इंश्योरेंस कंपनी में आपको जो है ना रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है, ग्रीवांस सेल्स होती हैं। पहले वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ का वो उनका सैटिस्फाइड नहीं है तब जाके ओम्बड्समैन में जाइए, नहीं है तो फिर ऊपर चले जाइए। जी, ठीक है? ओके। नाउ अब देखिए इंश्योरेंस क्या होता है आपका, जो इंश्योरेंस बेसिकली होता है आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये होता क्या है? एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है ये। कॉन्ट्रैक्ट किसके इसमें है? इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और पॉलिसी कस्टमर। होल्डर के बीच में। हुँ, दोनों के बीच में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है, ठीक है? अब कॉन्ट्रैक्ट की तरह कैसे काम करता है आपका कि इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर इनको प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेगी। उसके एवज में जो है इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को रिस्क कवर प्रोवाइड करेगी। क्लियर है? जी, अब इसको सिंपल एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि कोई कहीं पे रेंट पे रहने आया, ठीक है? मकान मालिक है और एक बंदा आया कि रेंट पे कि भाई साहब आप अपने मकान में मेरे को रहने दो, मैं उसके बदले आपको रेंट दूँगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, रेंट एग्रीमेंट कहते हैं। तो जो पॉलिसी बॉन्ड हो गया, वो इंश्योरेंस में आपका रेंट एग्रीमेंट हो गया, ठीक है? उसमें नियम कानून लिखे हुए हैं कि भाई आपका अब मान लीजिए कि जब तक वो इंश्योरेंस रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। अगर बंदे ने टाइमली पेमेंट उसमें रेंट एग्रीमेंट में लिखा है कि महीने के 5 तारीख के अंदर में आपको पेमेंट कर देना है, रेंट है आपका मान लीजिए ₹20,000। वो बंदा जो है हर महीने जो है 5 तारीख से पहले ₹20,000 पे कर दे रहा है, तो क्या मकान मालिक उसको हटा सकता है अपनी मर्ज़ी से? नहीं रैंडम ऐसा तो हटा नहीं सकता है, है? नहीं हो सकता। उसको 11 महीने नोटिस तक देना बाउंड पड़ेगा, उसके बाद ही हटा सकता है। एग्ज़ैक्टली 11 महीने तक बाउंडेड है, उसमें रूल है कि अगर हटाना ही है तो 2 महीने का या 1 महीने का आपको एडवांस में बताना पड़ेगा तब आप हटा सकते हैं। हुँ, हुँ, ठीक है ना? तो वहाँ पे रूल्स बनी हुई है। लेकिन अगर किसी महीने उसने पे नहीं किया रेंट तो तो नेक्स्ट मंथ दे देगा अगर वो कोई रीज़न मान से है। जैसे हाँ, आजकल ये वो लॉकडाउन में लॉकडाउन चल में रहा है कि प्रॉब्लम नहीं दे चलेगा। पा रहे लोग। लेट्स सपोज़ कि हम स्टैंडर्ड बातें करते हैं, हाँ, ठीक है? हाँ। स्टैंडर्ड में देखते हैं। देखिए, वो तो उसके सर फिर अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो वो कंडीशन फिर वो भी तो नहीं मानी जाएंगी ना। वो तो कंडीशन तब है कि जब आप सारी चीजों से कंप्लाई करते हो तो एग्रीमेंट चलेगा। बिल्कुल। यहाँ पे मकान मालिक के डिस्क्रिप्शन पे आ गया, उसके ऊपर आ जाएगा मतलब उसके मन के ऊपर आ जाएगा कि वो उसको रहने दे या ना रहने दे। बट स्टैंडर्ड यही कहता है, रूल्स यही कहती है कि अगर वो रेंट पे नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस मकान मालिक का हक बन जाता है। हुँ, हुँ। क्योंकि अब जो है रेंट वाज़ एक मीडियम था जिसके थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में था कि आप रेंट दोगे, मैं आपको रहने दूँगा। आपने रेंट नहीं दिया, अब मैं आपको चाहूँ तो हटा सकता हूँ। बाकी फिर वो उसके मर्ज़ी पे है। उस रेंट वाज अ कंसिडरेशन, रेंट के लिए तो उन्होंने दिया कंसिडरेशन था जगह। बिल्कुल वही उस तरह इंश्योरेंस में प्रीमियम जो होता है वो कंसिडरेशन होता है। इंश्योरेंस कंपनी को जब आप प्रीमियम पे कीजिएगा, इंश्योरेंस कंपनी का राइट है इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है कि आप वो जो है आपको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करे। इस बीच में कोई क्लेम आता है, आपको उस ड्यूटी बाउंड है वो आपको क्लेम देगी। लेकिन अगर इंश्योरेंस आपका जो है डिफ़ॉल्ट कर गए, तो फिर इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी भी वो उस क्लेम को रिजेक्ट कर सकती है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन पे आता है, जैसे एलआईसी में क्या होता है कि 5 साल तक प्रीमियम अगर पे हो रखा है 3 साल तक पे हो रखा है, तो उस केस में 1 महीने का अगर मान लीजिए नहीं भी पे हुआ ग्रेस पीरियड के बाद, तो 1 महीने के अंदर में क्लेम आता है तो एलआईसी पे कर देती है। वो कंपनी के ऊपर डिस्क्रिप्शन पे। 5 साल या 6 साल तक हो जाता है तो फिर वो 2 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाता है उसमें। तो ये ग्रेस पीरियड जो है वो फिर कंपनी के ऊपर आ जाती है। कंपनी टू कंपनी वेरी करती है चीज़ें। क्लियर है सभी को? जी। राइट सर। सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये इंश्योरेंस जो होता है ये लीगल प्रिंसिपल होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत आता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखिए 1872 ब्रिटिशर्स जब थे उससे पहले से ही बना हुआ है, जब उनके जाने से पहले से ही 1872 से, ठीक है?
अब इसमें जो चीजें हैं आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा। मैं बेसिकली वही चल रहा कि जिसमें से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को। चलिए अब मैं इसमें आता हूँ सेकंड पार्ट। अच्छा एक चीज और, ये फ्री लुक पीरियड जिसको कहते हैं, इसमें से कौन सा फ्री लुक पीरियड होता क्या है? फ्री लुक या कूलिंग ऑफ पीरियड क्या कहते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। अमेज़न से कुछ सामान मंगाया, उसके ऊपर लिखा रहता है कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो 7 दिन के अंदर में वापस कर दे, लिखा रहता है ना, 7 दिन, 10 बिल्कुल दिन, ठीक। 14 दिन ऐसा लिखा रहता है। 14 दिन के बाद अगर हम वापस करें, मुझे पसंद नहीं आया, 7 लेट्स सपोज कि किसी कोई प्रोडक्ट लिया मैंने, ठीक है? मान लीजिए मैंने जैसे कि कोई मोबाइल ही मंगाया मैंने। अब उसपे लिखा है कि 7 दिन के अंदर में अगर आपने रिफंड करना है, आप रिफंड का वो प्रोसेस इनिशिएट कर देना, आप ऐप में डाल के कर देना, हम आपको ले लेंगे। मैंने 7 दिन यूज़ किया, मेरा मन कर दिया 10वें दिन वापस करने का, तो क्या होगा? नहीं होगा। नहीं होगा पक्का? हाँ, 7 दिन का उसने टाइम दे रखा है। बिल्कुल, उसे कहते हैं फ्री लुक इन पीरियड। फ्री लुक पीरियड या कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। इंश्योरेंस में उसको कूलिंग ऑफ कहते हैं, उसमें वहाँ पर रिफंड कहते हैं या फिर रिटर्न पॉलिसी कहते हैं। तो इसमें इंश्योरेंस में क्या होता है, जब पॉलिसी होल्डर को बॉन्ड मिल जाता है, उसके 15 दिन के अंदर में आपको जो है वो अगर सेटिस्फाइड नहीं है टर्म्स एंड कंडीशन से, तो वो वापस कर सकता है। तो उसमें कुछ एक्सपेंसेस जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, वो कट करके प्रीमियम का पार्ट, रिमेनिंग पार्ट मिल जाता है। क्लियर है? सर एक चीज़ बताएँगे इसमें? हाँ जी सर। मान लीजिए ये जो 15 दिन का फ्री लुक पीरियड है, हाँ जी सर। इस पीरियड में अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, हम्म। तो उस केस में क्या इंश्योरेंस कंपनीज़ पैसा देगी? सर देखिए, एक मिनट मैं इस पे आता हूँ। तो जैसे 1 तारीख से लेके 15 तारीख की बात है। हुँ, अगर मैंने 1 से 15 के बीच में ये अभी मैंने क्लेम डाल दिया, लेट्स सपोज क्लेम आ गया, तो पॉलिसी तो रनिंग है ना, हाँ, पॉलिसी तो शुरू हो गई है। शुरू हो चुकी है, तो आपका इंश्योरेंस कवर है। लेकिन जब आपने कूलिंग ऑफ के लिए डाल, लेट्स सपोज कि मैंने कूलिंग ऑफ के लिए डाल दिया 12 तारीख को और 13 हुँ, तारीख को कोई मिसहैपनिंग हो गई, हुँ, अब यहाँ पे वही मामला टेक्निकल फंस जाएगा। मान लीजिए जैसे 12 तारीख को मैंने डाला और 13 तारीख को क्लेम आ गया मेरा, तो यहाँ पे अगर वो इनिशिएट हो चुका है प्रोसेस या कंप्लीट हो चुका है सिस्टम में, तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा, जो प्रीमियम था वापस मिल जाएगा। लेकिन नहीं अगर अगर मैंने वो हाँ जी, कूलिंग पीरियड में मैं मिसहैपनिंग हो गई और मेरे जो नॉमिनी हैं, उन्होंने क्लेम डाला, उसके नहीं बाद होगा, नहीं अगर सेम उसी पीरियड के अंदर। देखिए सर, जो भी पॉलिसी होल्डर होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका से होता है। हुँ, हुँ। अगर पॉलिसी होल्डर ने डाल दिया, नॉमिनी का रोल कब आता है? जब पॉलिसी होल्डर नहीं रहता है, तब नॉमिनी का रोल आता है। नहीं, जैसे मैं वही पॉलिसी कह रहा हूँ, अगर कोई इस 15 दिन में अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है जी सर। और कूलिंग पीरियड अभी चल रहा है, लेकिन उसने कोई एक्शन नहीं लिया उसने और इसी अ, बीच में पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई या कुछ हो गया, मिसहैपनिंग हो गई। अच्छा, मैं समझ गया। मतलब उसने हाँ, कूलिंग ऑफ के लिए रिक्वेस्ट नहीं डाली है। नहीं उसने रिक्वेस्ट नहीं डाली, सर फिर तो फिर लेकिन तो कोई नॉर्मल हो गया ना, फिर फिर तो तो वो नॉर्मल है, फिर तो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत। नॉर्मल हो गया कि अच्छा पॉलिसी अच्छा आपकी अच्छा अच्छा चल अच्छा रही है। अच्छा अच्छा सर, ऐसे समझाता हूँ। इसमें हुँ, सर देखिए, कूलिंग ऑफ पीरियड में ऐसा नहीं हो ये। अच्छा, एक दो चीजें हैं सर, एक है कूलिंग ऑफ पीरियड, एक होता है वेटिंग पीरियड। हुँ, हुँ। वेटिंग पीरियड में क्या होता है, उसमें मेंशन रहता है कि आप 15 दिन के बाद से आपका रिस्क चालू होगा, अच्छा, वो होता है वेटिंग पीरियड। इंश्योरेंस में वेटिंग पीरियड नहीं ठीक है, होता। ठीक। इंश्योरेंस में जब आपकी पॉलिसी नंबर इश्यू हो चुका है, उस समय से आपका हाँ, हाँ, वो रिस्क और स्टार्ट हो जाता है। अब क्लियर हुआ सर? ओके। हो गया सर, हो गया। ओके। यहाँ पे वो नहीं होता, वेटिंग वाला सिस्टम यहाँ इंश्योरेंस में नहीं होता है। हुँ, हुँ। मतलब जिस दिन वो इश्यू हो गई, उस दिन से वो शुरू हो गया। एग्जैक्टली ठीक है। तो 15 दिन ठीक का है सर, कूलिंग ऑफ होता है, ठीक है। और एक होता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए मैं सीधे लाइफ इंश्योरेंस पे आता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है? देखिए, इंश्योरेंस किन किन चीजों का आता है, एक सिंपल एग्जांपल आपसे आप लोगों से पूछ रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई डॉग है, कुत्ता है, दो तरह से। एक है आपका कोई फार्मर के पास, उस फार्मर ने क्या किया है कि अपने फार्म के लिए, अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी कि एमपी में एक आम का बगीचा है, जी उसमें जी। हाँ, वो तो आम डॉग रखे हैं। होते हैं, वो जापानीज आम होते हैं, वो बड़े महंगे हैं, लाख रुपए के हिसाब से वो आम पौने बिकते दो हैं। लाख रुपए 2.5 किलो लाख सर, रुपए किलो दिखा रहा था तो। पौने 3 लाख रुपए किलो। और ये हाँ, दो ढाई लाख किलो। 3 लाख रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है।
तो अब उसमें उन्होंने क्या कर रखा था, सबने सुना था ये न्यूज़ कि नहीं सुना था? जी, जी। हाँ, सुना है सर, सुना है। सुना है ना? मैं एक्चुअली मैंने भी वो क्लिपिंग आई थी व्हाट्सएप पे हाँ, तो हाँ। देखा था और आज सुबह जा रहा था तो फिर एक आम वाला आम बेच रहा था, ठीक है? मैं क्रॉस कर रहा था तो उसके साथ एक बंदा और खड़ा था, बोला भाई साहब आपका आम जो है तो कुछ नहीं है, वो उसको कहानियाँ सुनाने लगा वही बगीचे वाली। तब मुझे आज याद आया फिर से दोबारा। तो वो उसने क्या कर रखा है, लेट्स सपोज़ कि फार्मर ने अपने फार्म के प्रोटेक्शन के लिए कुत्तों को पाल रखा है, ठीक है? उसने हटाया। दूसरा है कि हम अपने पेट डॉग की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, किस केस में डॉग को कुछ हो जाता है तो इकोनॉमिक लॉस होगा? किस केस में होगा? सर केस इकोनॉमिक लॉस तो में तो वो फार्मर वाले में होगा ना? सभी एक बार माइक ऑन कीजिए, जवाब दीजिए, सभी सुनना चाहता हूँ क्योंकि ये पेपर में आएगा। इसमें इकोनॉमिक लॉस तो नहीं होगा, हाँ, हाँ। पर्सनल लॉस होगा जो डॉग ओनर है उसको। मैं केस 1, केस 2 बात कर रहा अगर हूँ। केस 1 और केस 2 सर फातिमा जी केस क्लियर हुआ 1 ये? वाले में होगा, फार्मर वाले में होगा क्योंकि वो फाइनेंशियल के लिए रखा है ना उसने। ओके, हाँ, ओके। और केस 2 में? केस 2 में उसको इकोनॉमिक तब होगा जब थेफ्ट होगी अगर कुछ और होगा। ओके। फातिमा जी क्या होगा? किस केस में वो नुकसान ज़्यादा होगा, पैसे का नुकसान हो जाएगा? जी फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में होगा, ठीक है। धीरेन जी? धीरेन जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मेरे ख्याल से ईयरफ़ोन में कुछ प्रॉब्लम है शायद। चलिए, बेसिकली क्या है फर्स्ट वाले में प्रॉब्लम नुकसान होगा क्योंकि वो जो है वहाँ पे जो डॉग है वो उसका कोई इकोनॉमिक वैल्यू जैसे आम के बगीचे वाला ही था। अगर वो कुत्ते मान लीजिए कि भाग गए कहीं पे, मैं ये नहीं कहूँगा मरने का नहीं कहूँगा, भाग गए कहीं पे, उसका वो बगीचा है वो खाली हो गया तो जिसको पता चला कि पौने 2 लाख या पौने 3 लाख रुपए का वो आम बिक रहा है, वो सारे उसके तोड़ के निकल जाएंगे। तो वहां पे इकोनॉमिक लॉस होगा। तो इस केस में हम इस डॉग का इंश्योरेंस कर सकते हैं। सेम डॉग है बट देखिए उसका इंश्योरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है? क्योंकि हमने क्या किया है कि एसेट, डॉग इज एन एसेट, उसके बेसिस पे किया। सेकंड केस में मेरा इमोशनल कनेक्शन है, इस केस में हम इसका इंश्योरेंस नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ सर, Clear? जैसे हाँ जी, पुलिस के कुत्ते होते हैं हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उनके नाम तो काफी चीजें होती है, जैसे मतलब कि वो काफी उनको वो दिया जाता है उसी तरह से, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि आपको जो है जिसका इकोनॉमिक वैल्यू है, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है उससे ही इंश्योरेंस मिलता है, उसका हम इंश्योरेंस कर सकते हैं। इसी कारण से 60 प्लस वर्किंग एज खत्म हो जाती है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता। 62 किसी किसी प्लान में है, वो बहुत कम ही प्लान है, उसमें 62 तक या 65 तक का है, यूलिप प्लानों में होता है। बाकी सब में आपको जो है ना इंश्योरेंस कवर 60 प्लस में नहीं मिलता क्योंकि वर्किंग एज खत्म हो जाती है, ठीक है? क्लियर है सभी को? तो सर इंश्योरेंस जो आप, हाँ जी, जैसे 60 प्लस में हम नई पॉलिसी नहीं करेंगे, जो एग्जिस्टिंग है उसका तो कवर रहेगा, उसका तो सारा चलेगा वैसे ही ना सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि हमारा एक ही रूल रहता है सिंपल, कि जब इंश्योरेंस ले रहे हैं उस समय एज कितनी है, उस राइट, समय राइट। की अकॉर्डिंग सारी चीज डिसाइड होती है। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए किसी ने इंश्योरेंस पॉलिसी करा ली, ठीक है? पॉलिसी कराई, बिल्कुल स्वस्थ था, 15 दिन के बाद पता चला कि उसे मान लीजिए कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, कोई कैंसर हो गया है, समथिंग लाइक दैट कुछ हो गया है, ठीक है? तो उस केस में उसको इन केस डेथ भी होती तो क्लेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिसी लेते समय वो फिट एंड फाइन था। उसके पास ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी कि उसको पता चले कि मुझे कैंसर था और मैंने उसके बाद पॉलिसी कराई है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो जी। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस में यही होता है कि आपका जब पॉलिसी इश्यू हुई है उस समय देखी जानी चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से, इंश्योरेंस किसका होता है? जो कि एक एसेट होगा, ठीक है? अब ह्यूमन लाइफ हमारी जो वैल्यू है, लेट्स सपोज जैसे कि कोई भी पर्सन है, सिंपल पर्सन है, वो क्या होता है, वो अर्न करता है, अपनी फैमिली चलाता है, तो उस वो फैमिली के लिए एक एसेट है, वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। उसकी वैल्यू जो होती है उसको कहते हैं ह्यूमन लाइफ वैल्यू। वो किससे डिस्कवर कॉन्सेप्ट दिया था? प्रोफेसर ह्यूबनर ने। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। प्रोफेसर ह्यूबनर ने ह्यूमन लाइफ वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया था, सिंपल याद रखिएगा। ह्यूमन लाइफ वैल्यू मतलब कोई भी किसी भी इंसान की इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है, ठीक है? हम यहाँ इंश्योरेंस में केवल इकोनॉमिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, वो किसी का सोसाइटल वैल्यू या फिर दूसरी चीज उसकी बात नहीं कर रहे हैं।
एक फैमिली के लिए एक कोई भी पर्सन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, बट इंश्योरेंस के हिसाब से देखें वो इकोनॉमिकली कितना उसकी वैल्यू है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू होता है। ठीक है, इंश्योरेंस होता क्या है? ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट दोज रिस्क इवेंट व्हिच डिस्ट्रॉय और डिमिनिशेस द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड एसेट। अच्छा, अब इसको ऐसे समझिए, एक अर्निंग पर्सन है, ठीक है ना, एक अर्निंग पर्सन है, इसका इकोनॉमिक लॉस कैसे हो, किन किन केसेस में हो सकता है? या तो वो डिसेबल हो जाए, जी या फिर उसकी डेथ हो जाए। दो ऐसी चीजें हैं जिसके का, या फिर वो ओल्ड एज का हो जाए। इन सब चीजों में आपका क्या है, वो पर्सन अर्निंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है। तो इन सब को इंश्योरेंस कवर करता है, इन सारे इवेंट्स को इंश्योरेंस कवर। डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी राइडर है हमारे पास, डेथ के लिए इंश्योरेंस है ही, ओल्ड एज के लिए पेंशन प्लान है ही। तो बेसिकली इंश्योरेंस जो होता है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो खत्म हो जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए आपको जो भी होता है उसके लिए इंश्योरेंस होता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपका जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोज रिस्क और इवेंट्स व्हिच डिस्ट्रॉय द वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ एज एन एसेट। तो जिन जिन कारणों से इकोनॉमिक वैल्यू खत्म होती है उन सबको ये कवर करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें डाइंग टू अर्ली, जल्दी मर जाना, लिविंग टू लॉन्ग एंड लिविंग विद डिसेबिलिटी, इन सब ये सारे सारे ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से आपको वो वैल्यू खत्म होती है। एक होता है इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है, जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल देते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस कराया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो जब हम क्लेम के लिए जाते हैं तो एक बंदा आता है, वो सर्वे करता है, वो देखता है कि भाई इसमें कितने का नुकसान हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक वैल्यू बताता है, उस वैल्यू के अंतर्गत उसको फिर पैसे मिलते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी मैंने कोई गाड़ी का इंश्योरेंस 10 लाख का करा लिया है, बट मेरा जो नुकसान हुआ है वो 50,000 का हुआ है, तो क्या मुझे 10 लाख मिलेगा, 50,000 मिलेगा? 50। 50 मिलेगा। वो कैसे डिसाइड होगा? कंपनी की तरफ से एक बंदा आएगा, वो देखेगा सारी चीजें, हाँ भाई इनका जो नुकसान हुआ है 50,000 तक की लिमिट का है, तो 50,000 के अकॉर्डिंग वो पेमेंट कर देगा। क्लियर है? तो उसे कहते हैं इंडेमनिटी। तो जो 50,000 हुआ, जितना मेरा लॉस हुआ उतने का पैसा कंपनसेट करना इज नोन एज इंडेमनिटी। क्लियर है? जी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, लेवल प्रीमियम क्या होता है? अब ऐसे समझिए, जैसे कि मान लीजिए इंश्योरेंस है, जैसे कोई 26 साल की एज पे किसी ने 1 लाख का इंश्योरेंस लिया, तो लेट सपोज कि उसका आ रहा है 6,000 रुपए। 15 साल का या 16 साल का टर्म लिया। अगर वो 35 ईयर की एज पे कोई इंश्योरेंस नया लेता है तो उसका प्रीमियम आता है लेट सपोज 6,500 रुपए, सेम रिस्क कवर के लिए। 1 लाख के रिस्क कवर की बात कर लें हम, तो अब देखिए ध्यान से, अगर वो 26 साल वाला जिसने इंश्योरेंस लिया 6,000 का, तो अब उसकी उम्र बढ़ेगी, उसकी पॉलिसी चलेगी, तो भी उसको 6,000 ही पे करना है। इंश्योरेंस जैसे आप लोगों ने कराया होगा, तो जिस एज पे आपने कैलकुलेट इनिशियल प्रीमियम होगा उतना ही प्रीमियम आज भी दे रहे होंगे, या जी मेच्योरिटी जी। तक दे रहे होगा, है ना? उसे कहते हैं लेवल प्रीमियम। वो प्रीमियम का फिक्स रहता है। उस प्रीमियम में इंश्योरेंस में क्या होता है, दो पार्ट होती है, एक पार्ट होता है रिस्क कवर वाला, दूसरा पार्ट होता है आपको सेविंग पार्ट। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है। ओके, अच्छा एक दो चीज और बता दूं, यहाँ देखिए ध्यान से, कोई भी इंश्योरेंस होता है आपका, अच्छा आप लोगों ने सभी ने LIC की पॉलिसी कराई होगी, नाम बताइए कौन कौन सी पॉलिसीज कराई हैं आप लोगों ने? सर वो जीवन आनंद कराइए मैंने तो दो। आपने जीवन आनंद कराई है, और बाकी? मैंने सर एंडोमेंट कराया तो बहुत पहले, वो खत्म ओके, हो गया, अभी मनी बैक पॉलिसी है। मनी बैक पॉलिसी है सर, ठीक है। और किसी ने कुछ कराया है? बाकी किसी ने नहीं करा, इसका मतलब अच्छी बात है, एजेंसी लेते ही सबसे पहले अपना खुद का कीजिए। अब ये देखिए मनी बैक प्लान जो है, अच्छा ये आपको हो गए सारे के सारे जो है, जैसे जीवनानंद हो, ये एंडोमेंट प्लान होता है। जीवनानंद में क्या फीचर कुछ पता है आपको? उसमें बोनस वोनस का कुछ है, तुम्हें पढ़ा तो नहीं है लेकिन बोनस है, जैसे मतलब जो आपका रिस्क तो है ही है, लेकिन उसमें साथ में आपको कुछ टाइम के बाद बोनस भी देती है LIC। मतलब मेच्योरिटी पे कुछ पैसा मिलेगा, जब जी पॉलिसी जी टर्म पूरी होगी तो मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा। जी। मनी बैक में भी वही है कि कुछ कुछ इंटरवल पे पैसा मिलेगा, मेच्योरिटी पे पैसा मिलेगा। एक होता है फिर टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें क्या है, लेट सपोज किसी ने 1 करोड़ का ले लिया, 20 साल का टर्म ले लिया, अगर वो 20 साल तक जीवित रहेगा, अच्छा इसको ऐसे समझते हैं, लेट सपोज जीवन आनंद लिया किसी ने, 20 साल का टर्म ले लिया,
तो 20 साल पूरे होने पे उसको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा, वो प्रीमियम तो पे करेगा ही, उसके बाद मैच्योरिटी पे कुछ पैसा मिलेगा। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है आपको कि जो 20 साल का अगर टर्म ले रखा है उसने, तो वहां पे उसको मैच्योरिटी पे एक पैसा नहीं मिलेगा। अगर जीवित रह गया तो जीवित रह गया तो कोई पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों इसमें मिल रहा है आपको, जीवन आनंद में क्यों मिल रहा है, टर्म में क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जीवन आनंद का जो प्रीमियम आप पे करते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसे जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट कौन सा होता है आपका? पहला पार्ट जो आपका होता है वो होता है रिस्क कवर वाला, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो आपका है वो होता है प्रीमियम जो हमने पे किया। ध्यान से देखिए सभी, समझिए। एक होता है रिस्क कवर के लिए, जिसमें आपको रिस्क कवर मिलता है। दूसरा आपका होता है सेविंग पार्ट, जिसके अकॉर्डिंग आपको बोनस मिलता है। क्लियर है? तो ये रिस्क कवर वाला पार्ट जो आपको होता है वो आपको रिस्क प्रोवाइड करता है, और सेविंग पार्ट आपका जो है आपको मैच्योरिटी या बोनस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस जो होता है, ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अरे आगे फातिमा जी आगे फातिमा जी क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है। देखिए, जिसको भी नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछ लीजिएगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ पूछने की। रिस्क टर्म इंश्योरेंस जो होता है उसमें रिस्क कवर रहेगा, और ये आपका जो है इसमें सेविंग पार्ट बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है। इसी कारण मैच्योरिटी पे पैसा नहीं मिलता। क्लियर है सभी को? ये क्लियर है। अब यहाँ एक बात बताइए, किसका प्रीमियम ज्यादा होगा? जीवन आनंद लेंगे हम 1 करोड़ का, या फिर टर्म इंश्योरेंस लेंगे 1 करोड़ का? जीवन अंक है जिसमें वो ज्यादा दे रहा है उसी में उसमें जीवन अंक का प्रीमियम ज्यादा होगा ना, क्योंकि हमारे को पैसा कारण वो वापस भी देगा। उसमें सेविंग कंपोनेंट भी है, बचत का भी पार्ट है, ठीक है। ठीक है ना? और टर्म इंश्योरेंस जो आपका है उसमें बचत का पार्ट बिल्कुल नहीं है, इसी कारण उसमें नहीं मिलता, कुछ सिंपल रिस्क कवर होता है, इसी कारण उसका प्रीमियम कम होता है। तो जो भी मान ली प्रीमियम, हाँ बताइए बताइए। हाँ हाँ मतलब समझ गया सर, जैसे ये टर्म इंश्योरेंस हो गया, जैसे आपकी गाड़ी चलती है तो जो पेट्रोल डालते हैं पेट्रोल वो पी जाती है, जितना बिल्कुल पेट्रोल सही, पी गई तो पी गई, और वो हो गया ये जीवनानंद में हो गया, जब आप गाड़ी बेचते हैं तो आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, समझ लीजिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये देखिए, लेवल जो भी प्रीमियम होता है उसमें 2 पार्ट होता है, एक आपको प्रोटेक्शन कंपोनेंट है, दूसरा आपको सेविंग कंपोनेंट, कैश वैल्यू कंपोनेंट। क्लियर है? टर्म इंश्योरेंस में केवल एक ही रहता है। नाउ फिनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, इसे आप लोग सिंपल पढ़ के समझ जाइएगा। फिनेंशियल प्लानिंग बेसिकली है क्या? इसको ऐसे समझते हैं, लेट्स सपोज कि एक गांव है, ठीक है, एक विलेज है। उस विलेज के आसपास में क्या हुआ कि फ्लड आया हुआ, बाढ़ आया हुआ है, ठीक है। अब एक फैमिली उसमें विलेज में फंसी हुई है, उस फैमिली के पास जो है 4 दिनों का फुल राशन है। ध्यान समझिएगा आप लोग, 4 डेज का फुल राशन है। बट ये तो अच्छी खबर है कि 4 दिन का राशन है, ये है ना अच्छी खबर? अच्छी खबर है या नहीं है? जी वो जी, तो अब है। आगे, अब आगे आप लेकिन खबर ठीक सुनाना। लेकिन बुरी खबर ये है कि 8 दिन तक कोई हेल्प नहीं आ पाएगी, नो हेल्प। अब बताइए, अब ये फैमिली क्या करेगी? खाना आधा कर दे और क्या। खाना आधा खाना शुरू कर दो सर, 4 रोटी की जगह 2 रोटी खानी शुरू करो, तभी 8 दिन चलेगा मामला। ओके फातिमा जी, क्या होगा इस केस में बताइए? सेम सर। हाँ, मतलब क्वेश्चन समझ में आ गया ना जी सभी को? जी। यहाँ पे क्या करेगी, वो प्लानिंग करेगी कि मेरे पास जो भी एसेट्स है, जो भी रिसोर्सेज हैं, 4 दिन का खाना है वो मेरा रिसोर्स है, उसको चलाना 8 दिन है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करूंगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्लानिंग करना, रिसोर्सेज जो भी है उसके अकॉर्डिंग। उसी तरह से हमारे जो फिनांस होता है उसे कहते हैं फिनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। फिनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है हमारा कि जो हमारे पास पैसे हैं, एसेट्स हैं, हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो फिनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, एक मेथड है, एक तरीका है जिसमें हम अपने लाइफ गोल्स को आइडेंटिफाई करें, उन गोल्स को पूरा वो फिनेंशियल गोल में बनाएं, और फिर उस फिनेंशियल गोल को पूरे करने के लिए अपने फिनांस को मैनेज करें, उन गोल को अडॉप्ट करें। अब इसको ऐसे समझते हैं सिंपल शब्दों में। लेट्स सपोज कि
मुझे एक गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, कोई कार खरीदनी है। लेट्स सपोज कि वो है, अब तो नैनो तो है नहीं, इलेक्ट्रिकिया बोल सके वो तो बंद ही हो गई। लेट्स सपोज कि मैं 3 लाख की गाड़ी खरीदनी है मिनिमम। अब मैंने एक टाइम फ्रेम ले रखा है। अब ये देखिए, जो कार है ये मेरा गोल हो गया, ध्यान समझिए आप लोग, ये मेरा गोल हो गया। इस गोल को मैंने मॉनेटरी बनाया कि भाई ये गोल तभी होगा जब मेरे पास 3 लाख रुपए आएंगे, ठीक है। तो 3 लाख रुपया जो आपका हो गया वो उसकी गोल का मॉनेटरी वैल्यू हो गई। सही मेरी बात? तो हमने गोल को किस में कन्वर्ट कर दिया? फिनांस के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में। अब उस पैसे को पूरा कर 3 लाख जुटाने के लिए अब मेरे पास लेट सपोज मेरी सैलरी है महीने की 20,000 रुपए, मान लिया 25,000 ले लिया, 20,000 तो बहुत कम हो जाएगा, 25,000 लिया। अब मैंने 3 लाख की गाड़ी खरीदी है, तो मैंने इसमें क्या किया कि हर महीने 5,000 रुपीज का एक सेविंग करना स्टार्ट, रेकरिंग कर लिया, कुछ भी कर लिया। उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने देखा कितने समय में वो 3 लाख जुट जाएगा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर मैं उसको ले सकता। तो मैंने क्या किया, बेसिकली प्लानिंग की। जो भी मेरा गोल था, यहाँ पे कार खरीदना गोल है, गोल कुछ भी हो सकता है, घर खरीदना हो सकता है, बच्चों को हायर एजुकेशन का हो सकता है, या किसी को अपनी कोई भी टूर एंड मान लीजिए कि बाहर घूमने का वो हो गया। तो वो सारा का सारा गोल हो गया। उस गोल को पूरा करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए उसको हमने फाइनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उस फाइनेंशियल में कन्वर्ट करने के बाद हमने फिर उसके लिए अभी कितने रिसोर्सेज मेरे पास है उसको देखा, और फिर उसके बाद हमने उसको एक फिर हमने उसे क्या है कि उसे कन्वर्ट करके फिर उसे हमने उसको फाइनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। और फिर अपने जो भी रिसोर्सेज मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको देखा कि भाई वो कितने समय में मैं ले सकता हूँ, कितने समय में नहीं ले सकता। क्लियर है सभी को? जी। जी सर। ओके। तो ये हो गया फाइनेंशियल प्लान। तो फाइनेंशियल प्लान एक प्रोसेस है जिसमें अपने लाइफ के गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उन गोल्स को हम फाइनेंशियल गोल में बनाते हैं और उसको अपने फाइनेंस से मैनेज करते हैं टू अचीव दैट गोल। इस इन्होंने फाइनेंशियल प्लानिंग। अब फाइनेंशियल प्लानिंग कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि जैसे टीवी खरीदना, या कल अचानक से मैं कोई ऐसी चीज, मैंने शॉर्ट टर्म में वो सारी चीजें आती है जिसके लिए मेरे पास पैसे हो, मैं जाऊँ अब जाके खरीद लूँ। जैसे टीवी खरीदना हो गया। मीडियम टर्म गोल हो गया आपका घर खरीदना, थोड़ा लंबे समय के लिए पैसा जुटाए खरीदना होगा। लॉन्ग टर्म गोल हो गया आपका चाइल्ड एजुकेशन, जो कि अब कुछ समय के बाद आता है, ठीक है। बाकी इसे पढ़ लीजिएगा, समझ जाइएगा, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। फाइनेंशियल प्लानिंग का रोल क्या होता है? अच्छा, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें जो होता है उसे करंट और फ्यूचर नीड्स, कस्टमर एडवाइजर जो होते हैं उनको फाइनेंशियल प्लानिंग, कस्टमर की फाइनेंशियल प्लानिंग करने की नीड क्यों है? क्योंकि वो जो है आपका, एक मिनट जरा सा रुकिएगा। हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसके जो गोल्स हैं कस्टमर के, और उसके जो रिसोर्सेज हैं प्रेजेंट में, उसको हम एक तरह से एक तरीका बताते हैं कि जैसे कि लेट्स सपोज कि कोई बच्चे की शादी का है, उसको चाहिए 25 लाख, तो उसको हम बोलेंगे आपको 25 लाख चाहिए आज से 20 साल के बाद, तो एक हमारी ये पॉलिसी है, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपको ये रिस्क कवर भी मिलेगा, कुछ होता है तो इसमें आपको फैमिली को ये सपोर्ट भी रहेगा, और इसके अलावा बच्चे की जो भी आप 20 लाख का टारगेट ले रखा है वो टारगेट पूरा होगा। क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो इसी कारण से फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड होनी, फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत होती है क्लाइंट की। चलिए, फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट, स्टेट प्लानिंग, सारी चीजें आती है। अब फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड क्यों हो रही है? क्योंकि अब देखिए ज्वाइंट फैमिली खत्म हो रही है, इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल ऑप्शन आ गए, चेंजिंग लाइफस्टाइल हो गया है, अदर कंटीजेंसी नीड हो गई, इन्फ्लेशन हो गया है। पहले क्या था? पहले की जब ज्वाइंट फैमिली रहा करती थी तो उसमें क्या था कि मान लीजिए एक मेंबर किसी कारण से कोई अर्न नहीं कर रहा है तो बाकी सभी सपोर्ट करते थे। इस कारण से अब वो तो रहा नहीं, तो न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है सभी, तो इसी कारण से क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड हो गई। दूसरा, अब इन्वेस्टमेंट के मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। पहले क्या होता था इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में? बस एक बैंक का एफडी होता था, पीपीएफ होता था, ठीक है, किसान विकास पत्र थे, और ये इंश्योरेंस था। अब जो है आपको बिटकॉइन आ गया है, फिर आपको म्यूचुअल फंड आ गया है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विटी आ गया है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ गए हैं। तो इस कारण से क्या हो गई, लोगों में जो है ना इतने सारे ऑप्शन आए हैं कि कंफ्यूजन हो गया है।
कि किस में इन्वेस्ट करें, किस में नहीं करें। तो इसी कारण से फाइनेंशियल प्लानिंग की नीड होनी ज़रूरी है, ठीक है? हमारी लाइफ़स्टाइल चेंज हो रही है। अब एक दूसरा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, आज जब तक कोरोना नहीं था, तब तक लोगों के मोबाइल जो है ना, हर एक कितने समय में बदल जाते थे? कुछ आइडिया? जब 3 से साल कोरो 4 साल 3 साल, 4 साल, सर आपने कुछ ज़्यादा बता दिया। मैंने तो सर 4 साल में पहली बार बदला था। नहीं, साल 2 साल ही चलता था सर, मतलब लेकिन साल हाँ, मैंने 2 साल। मोबाइल 99 में सबसे पहली बार लिया था। सर वो तो शुरू और की बात जब है। कॉल चार्जेस 16 रुपए होते थे। अच्छा, अच्छा उस समय की मेरे को बात है। मेडिकल नीड थी, मुझे मजबूरन लेना पड़ा। हाँ, वो तो नीड के अकॉर्डिंग लेनी होगी ना, फिर तो हाँ, चलिए, वो तो प्रोफ़ेशनल 2 साल ही रिक्वायरमेंट होगी चलता उसके अकॉर्डिंग है। हाँ, अभी के समय में क्या है? क्या कोई बता सकता है कुछ लोग कैसे कितनी जल्दी चेंज कर रहे हैं? था, साल 6 महीने में अभी कर तो लेते हैं मैंने सर। 7-6 महीने में करते हैं, बिल्कुल सही। अभी देखिए जब कोरोना नहीं था ना, तब तो फ्लिपकार्ट पे सेल लगता था, अमेज़न पे सेल लगता था, ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल, अभी आपको मोबाइल का अलग से सेल कुछ लगता था, तो एक्सचेंज कर देते थे। तो लोग जो है ना उसको एक्सचेंज करके या फिर वो करके वो खरीद देते थे, ठीक है? तो वहाँ पे क्या हो गया कि उनकी लाइफ़स्टाइल ही चेंज हो गई है। सेकेंडली लाइफ़स्टाइल में क्या है, अब दूसरा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जो कपड़े होते हैं, कपड़े पहले क्या थे कि वो एक कपड़ा ले लिया, अब लोगों के कपड़े कैसे होते थे, एक होता था बाहर के कपड़े होते थे 2 जोड़ी, घर में पहनने को हो गए, बस यही हो गया, दैट्स ऑल। आज के समय में क्या हो गया, घर में पहनने के लिए भी जो है आपको, मतलब कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, घर में पहनने के लिए भी आपको 6-7 जोड़ियाँ चाहिए होंगी, बाहर के लिए हर ओकेज़न के लिए हो गया, पार्टी के लिए अलग है, घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए अलग है, या फिर किसी फंक्शन में जाना उसके लिए अलग है। पहले क्या होता था कि एक ही ड्रेस होता था, बाहर का 2 जोड़ी, उसमें पार्टी में जाओ या फंक्शन में जाओ, कहीं पे भी जाओ वही पहनते थे। तो लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ हो रही है, इसी कारण से क्या होता है, खर्चे जो बढ़ रहे हैं, तो उस पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए प्रॉपर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है? अब जी, इसी कारण से फाइनेंशियल प्लानिंग अब लाइफ़ इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या है आपका इंश्योरेंस का, वो देखते हैं। प्रोडक्ट कैन बी टैंजिबल, ठीक है? इसको हिंदी में कहते हैं मूर्त, ठीक है? और अमूर्त। हिंदी के वर्ड थोड़े से टफ होते हैं क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट बाहर का है इंश्योरेंस का, इसे बना दिया गया है। अमूर्त, टैंजिबल प्रोडक्ट या मूर्त प्रोडक्ट वो होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है? जैसे टीवी हो गया। अब टीवी जो है उसे हम टच कर सकते हैं, हमें फ़ील होता है, या फिर कोई गोल्ड हो गया या फिर कोई भी सामान हो गया, जो कि हम टच कर सकते हैं वो सारा का सारा आपको टैंजिबल होगा। फातिमा जी क्लियर है? इस यस सारे के सारे टैंजिबल देखिए, मूर्त और अमूर्त लिखा रहेगा पेपर में, ध्यान रखिएगा। आपका आपका जो पेपर है ना हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो इसी कारण मान लीजिए कि मैं इंग्लिश का थोड़ा-सा इसलिए भी बता रहा हूँ कि हिंदी वाला थोड़ा नहीं समझ में आया तो इस पे भी देख सकते हैं। अब मूर्त और अमूर्त है, इससे क्या होता है आपका, अब दूसरा एग्ज़ाम्पल बताते हैं। मेरे अकाउंट में पैसे किसी के अकाउंट में लेट्स सपोज़ 5 करोड़ रुपए हैं, ठीक है? क्या वो 5 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में उसके मोबाइल में दिख रहा है, क्या उसको टच कर सकता है? नहीं सर। नहीं कर सकता। तो वो हो गया इंटैंजिबल या अमूर्त, जिसको हम छू नहीं सकते बट फ़ील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि इमोशंस, इमोशन किसी ने छुआ है? नहीं, बट हम उसको फ़ील कर सकते हैं। खुशी जो होती है उसको हम फ़ील कर सकते हैं, उसको ऐसा नहीं कि कोई सामान है उसको हमने टच किया। तो इसे मूर्त है ना मूर्त। इंश्योरेंस जो आपका होता है वो इंटैंजिबल प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस आपका इंटेंजिबल है। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर में जो हेल्थ इंश्योरेंस वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट, उसमें कहीं पे मेरे गलती से टाइप हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस का टेंजिबल, उसको प्लीज रेक्टिफाई, मतलब इंटेंजिबल ही समझिएगा, ठीक है? आगे आएगा, मैं थोड़ा-सा बता दूँगा। टाइपिंग में थोड़ा-सा हो जाता है। चलिए, लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है? प्रोटेक्शन, ये सुरक्षा प्रोवाइड करती है, किसमें? इकोनॉमिक लॉस के अगेंस्ट में एक सुरक्षा प्रोवाइड करती है, जो भी पॉलिसी होल्डर होता है। अब देखिए, फिर उसके बाद आता है राइडर। राइडर क्या होता है? इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि मैकडी में बर्गर खाने जाते हैं, तो काउंटर पे जो होता है बंदा, जो भी सेल्स बॉय, सेल्स गर्ल होगी, वो ज़रूर पूछ हमने जैसे लेट्स सपोज़ ऑर्डर कर दिया एक मैक आलू टिक्की। अब मैक आलू टिक्की ऑर्डर किया तो उसके बाद वो सीधे क्या करते हैं? बिल काट देते हैं या कुछ बोलते भी है? सर एड ऑन पूछता है ना, तो एड ऑन कि क्या ये एड ऑन कराना है। ये सर, विथ चीज़, विदाउट चीज़, पहला क्वेश्चन ये तो सभी जगह रहेगा, विथ चीज़, विदाउट चीज़। तो विथ चीज़ रहेगा या विदाउट चीज़ रहेगा, तो अब एक बात बताइए, अगर मैं चीज़ लगाऊँ या चीज़ ना लगाऊँ, ठीक है?
तो मेरा क्या बर्गर वो चेंज हो जाएगा, चीज लगाने से बर्गर अलग हो जाएगा, चीज नहीं लगाने से क्या बर्गर बर्गर नहीं रहेगा? टेस्ट अलग हो जाए। एग्जैक्टली वो बेसिकली क्या हुआ, उसके फीचर में हमने कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। उन्हीं फीचर्स में ऐड करने को कहते हैं राइडर, ठीक है। राइडर होता है। राइडर का काम क्या होता है, आपका जो बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसमें कुछ ऐड ऑन कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ऐड ऑन यही होता है आपका कि आपको टर्म राइडर हो जाता है कि एक्स्ट्रा कवर प्रोवाइड करता है, एक्सीडेंटल राइडर हो जाता है जो कि आपको एक्सीडेंट के केस में प्रीमियम माफ कर देता है फिर, या फिर एक्स्ट्रा कवर देता है, ठीक है। क्रिटिकल इलनेस का राइडर होता है, डिसेबिलिटी का राइडर होता है, तो ये सारी चीज राइडर है। तो राइडर जो होता है ये ऑप्शनल होता है, कभी भी मैकडी वाले केवल चीज नहीं सेल करेंगे। अगर मैं जाऊं मैकडी के पास, वो चीज बर्गर में लगा के देते हैं, मैं बोलूंगा भाई साहब मेरे को 2 स्लाइस चीज के दे दो, तो क्या वो दे देंगे मुझे? नहीं ऐसे वो कहेंगे कि बर्गर के साथ मिलेगा, आपको बर्गर लेना पड़ेगा तब जाके चीज मिलेगी, है ना। कभी ऐसा नहीं होता कि आप चीज सेल कर रहे हो एड ऑन में, तो आप मेरे को चीज दे दो, 2 स्लाइसेस चीज की खरीद के दे दो, मैं वही खा लूंगा, ऐसा तो होता नहीं कभी। नहीं। तो राइडर आपका जो है वो अलग नहीं मिलता, वो प्रोडक्ट लेंगे तभी जाके मिलेगा, ठीक है। हम्म, नाउ अब लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्या होता है आपके। अच्छा, अब इसका सभी को अभी तक समझ में आया नहीं आया, ये बताइए मेरे को, एक बार माइक ऑन कीजिए सभी। आ रहा है समझ में। आगे सर आगे। क्लियर है? बिल्कुल जी। धीरेन्द्र जी आप चैट में डालिए, आपका आपकी आवाज नहीं रही। फातिमा जी क्लियर हो रहा है अभी सब कुछ? बिल्कुल बिल्कुल सर हो रहा है। यस सर, क्लियर हो रहा है। ओके ग्रेट, चलिए अच्छी बात है। पढ़ाने का तभी वो पता चलता है ना कि फीडबैक मिले, हाँ भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज वन साइडेड हो जाएगा तो मन की बात हो जाएगी। आपका समझाया हुआ क्लियर हो रहा है सर। ओके ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है मतलब मन की बात नहीं हो रही है, डायरेक्ट समझ में आ रही है बात। जी हाँ ओके सर, इससे भी पता लग रहा है कि सामने वाला बंदा सो नहीं रहा। चलिए अच्छी बात है। मैं एक्चुअली क्या होता है ना, जब ट्रेनिंग लेता हूँ तो इंटरेक्टिव बनाता हूँ ताकि लोग तो उसमें इन्वॉल्व हों। नहीं छूट भी सर, तभी फायदा है। हाँ अदरवाइज फिर वन साइडेड फिर तो वो मन की बात हो जाएगी, मैं अपना बोले जा रहा हूँ, अब सामने वाले समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं अलग बात है। चलिए अच्छा, अब आते हैं हम लेट्स सपोज सेविंग की बात करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, एक्चुअली क्या है, अगर हाउस वाइफ होती है तो घर का भी देखना पड़ता है। अगर मैं समझ रहा हूँ, नहीं नहीं समझ रहा हूँ, भी समझ रहा काम हूँ, करना पड़ता है। कोई बात नहीं। मैं तो आपको इस किसी को समझना चाहिए, इंसान सोएगा नहीं, अगर वो ट्रेनिंग ले रहा है ना तो वो जागा हुआ है। अच्छा चलिए अच्छी बात है। देखिए थोड़ी सी टाइम की कॉस्ट है कि दिन में एक मेरा सेशन था, इसी कारण से मैंने थोड़ा लेट रखा इसका IC38 का, क्योंकि भाई जैसे आप लोगों की फैमिली वैसे हमें भी यहाँ रिपोर्ट देना होता है कि भाई बाकी दिन तो ऑफिस में रहते हो, सैटरडे छुट्टी की है LIC ने, तो भी यहाँ पे जो है बिजी रहते हो, तो हमें भी थोड़ा देखना ही पड़ता है, ठीक जी है। समझ सकते हैं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेविंग के प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम। याद कीजिए आज से जैसे कि 10 साल पहले की बात करते हैं, उस समय सेविंग के प्रोडक्ट क्या क्या थे वो जरा एक बार देख ले। हमारे पास क्या क्या थे, एक था आपका बैंक डिपॉजिट होता था, दूसरा किसान विकास पत्र होता था, तीसरा PF या PPF जो भी है वो होता था, चौथा इंश्योरेंस का होता था, ज्यादा तो था नहीं। अब फिर क्या हुआ कि आपका जब अभी के समय में क्या हो गया कि नई नई चीजें आ गई, जैसे कि आपको म्यूचुअल फंड आ गया है, शेयर मार्केट इक्विटी आ गया। शेयर मार्केट पहले भी था बट लोग उतने अवेयर नहीं थे, अब बहुत ज्यादा अवेयर हो रहे हैं जब से ये ऐड आने लगे ना तब से। फिर उसके बाद आपका बिटकॉइन है, बिटकॉइन मतलब कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी कहते हैं जिसको, बिटकॉइन के अलावा और भी बहुत सारे हैं, वो सारी क्रिप्टो करेंसीज में है। फिर आपका पहले रियल एस्टेट होता था, वो रियल एस्टेट अभी भी है। तो अब क्या हो रखा है कि ये म्यूचुअल फंड बेसिक, अगर मैं बात करूं इंश्योरेंस की सॉरी सेविंग की, तो यही थे सारे ऑप्शंस, यही जी थे ना। जी जी। इन्हें कहते हैं हाँ जी गोल्ड बोलिए था बोलिए। बस थोड़ा बहुत कई बार कोई हाँ करता था। गोल्ड गोल्ड सॉरी, हाँ गोल्ड भी रह गया, परिवार गोल्ड, गोल्ड भी इंपॉर्टेंट है गोल्ड। चलिए ये सारे हो गए ट्रेडिशनल सेविंग के मेथड्स, ठीक है, ट्रेडिशनल सेविंग के मेथड्स हो गए। बैंक हो गया, रियल एस्टेट, किसान विकास पत्र, PPF, इंश्योरेंस, गोल्ड, ये सारे ट्रेडिशनल हो गए। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से काफी समय से चलते आ रहे थे, सदियों से, वो
उन्हें हम कहते हैं सेविंग प्रोडक्ट्स। बैंक तो नहीं थे सदियों से, बट रियल एस्टेट हो गया आपका, गोल्ड हो गया, ये सारी चीजें आपको जो है ट्रेडिशनल हो गए। क्लियर है सभी को? जी। ये जो आपको हो गए ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल कहते हैं इसको, हम याद रखिएगा, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल सेविंग प्रोडक्ट्स। समझ मेरी बात सभी को? लेकिन ये जो म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बिटकॉइन, ये जो है इधर के 20-25 सालों की देन है, ठीक है ना? 20-25-30 सालों की देन मान सकते। क्रिप्टो करेंसी तो अभी हाल फिलहाल की 5 सालों का है। शेयर मार्केट आप कह सकते हैं कि आपको 30-40 साल पुरानी है, ठीक है? म्यूचुअल फंड हाल फिलहाल की है। तो इन्हें कहते हैं नॉन कन्वेंशनल, ठीक है? समझ में आ रही बात? ये हो गया आपके नॉन कन्वेंशनल सेविंग प्रोडक्ट्स। क्लियर है सभी को? जी। तो एक हो गया कन्वेंशनल जो कि सदियों से चलती आ रही है, एक हो गया कोई नॉन कन्वेंशनल जो कि आपको हाल फिलहाल में कस्टमर के। अच्छा, म्यूचुअल फंड की नीड क्यों हो गई? क्योंकि कस्टमर कहने लगे कि भाई हम जो डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके नीड के अकॉर्डिंग एक नया प्रोडक्ट आया। बिटकॉइन क्यों हुआ? उनके जो आज की यंग जनरेशन है वो जो है बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। अचानक से वो बिटकॉइन जो है शुरू हुआ था तो आपको $1 या 50 सेंट्स के अराउंड में था, आज उसको लाखों डॉलर में उसकी वैल्यू है। तो अब उसकी वैल्यू लाखों डॉलर में सडन नहीं कि वो अप डाउन होते रहता है, उसके अकॉर्डिंग होती है चीजें। तो ये जो आपको हो गई ये सारे, ये क्यों हो? क्योंकि आज की जनरेशन कहती है कि भाई हम जो है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में ना करके हम जो है हाई रिस्क प्लान में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हाई रिस्क वो जो मोर मोर रिस्क मोर गेन वाली कहानी वो फॉलो करते हैं, ठीक है? इसी कारण से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें। उसी तरह से इंश्योरेंस में आपका जो है एक होता है कन्वेंशनल प्रोडक्ट, एक होता है आपका नॉन कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल जो इंश्योरेंस में आता है वो आपको आ गया, ध्यान रखिएगा, 3 प्रोडक्ट। एक हो गया टर्म इंश्योरेंस जो कि सदियों से है, जब से इंश्योरेंस स्टार्ट हुआ है। दूसरा आपका आ गया एंडोमेंट प्रोडक्ट, ठीक है? फातिमा जी, एंडोमेंट को हिंदी में बंदोबस्ती कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस बंदोबस्ती, हिंदी बहुत खतरनाक है इंश्योरेंस का, ठीक है? बंदोबस्ती कहते हैं जिसको, एंडोमेंट इंश्योरेंस को बंदोबस्ती। तीसरा आपका हो गया होल लाइफ प्लान। होल लाइफ प्लान मतलब पूरी जिंदगी भर का। अब इसमें क्यों बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा जो है इंश्योरेंस नॉन कन्वेंशनल है, कौन सा कन्वेंशनल है। नॉन कन्वेंशनल में आपके आ गए यूलिप आ गया, यूलिप हो गया। इसके अलावा आपका जो है ये आपको नॉन कन्वेंशनल है, यूलिप हो गया, और आपका यूनिवर्सल लाइफ प्लान हो गया, यूनिवर्सल लाइफ प्लान हो गया। क्लियर है? तो दो चीजों का ध्यान रखिए। क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल है, कौन या कन्वेंशनल है, कौन सा नॉन ट्रेडिशनल है या नॉन कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल प्लान में आपको टर्म इंश्योरेंस आ गया, एंडोमेंट आ गया, होल लाइफ आ गया। नॉन कन्वेंशनल में यूलिप और यूनिवर्सल लाइफ आ गया। ये यहाँ पे मेंशन है इसमें, देखिए। ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस में क्या क्या आएगा वो देखिए, ठीक है? पहला आएगा टर्म इंश्योरेंस, दूसरा आता है आपका होल लाइफ प्लान, और तीसरा आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। क्लियर है सभी को? जी। यस सर। टर्म टर्म इंश्योरेंस में बेसिकली होता है, टर्म इंश्योरेंस को हिंदी में टर्म इंश्योरेंस ही लिखते हैं, ठीक है ना? अब टर्म इंश्योरेंस होता क्या है उसको ऐसे समझते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी कहती है मैं आपको 1 करोड़ रुपए, याद कीजिए, आप लोगों को मैंने बताया था जो प्रीमियम होता है हम जमा करते हैं उसमें 2 पार्ट होता है। पहला होता है रिस्क कवर वाला पार्ट, एक तो सेविंग। हाँ, एक होता है सेविंग वाला पार्ट। अब सिंपल सा क्वेश्चन मेरा है, टर्म इंश्योरेंस में रिस्क कवर पार्ट होता है, सेविंग वाला पार्ट नहीं होता है। क्लियर है? ठीक टर्म है। इंश्योरेंस जो होता है वो केवल रिस्क कवर प्रोवाइड करती है, तो रिस्क कवर पार्ट होगा, सेविंग वाला पार्ट नहीं होगा। अब बताइए मुझे, क्या मैच्योरिटी पे, फातिमा जी बताइए मेरे को, मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा, मैच्योर जब टर्म इंश्योरेंस लेट समझ मैंने 20 साल के लिए, ध्यान समझिएगा, 20 साल का टर्म इंश्योरेंस ले लिया मैंने, 20 साल तक मैं जीवित रहा, क्या मुझे 20वें साल पे पैसा मिलेगा टर्म इंश्योरेंस में?
जी मिलेगा। ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। जो प्रीमियम हम जमा करते हैं ना, उसमें दो पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 5,000 रुपए का प्रीमियम जमा किया, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें से 1,000 रुपए क्या करती है, वो आपको रिस्क कवर के लिए अलग कर देती है, और बाकी जो 4,000 रुपए बच गए उसको क्या करती है, वो कहीं पे इन्वेस्ट करती है, जिससे उसमें बोनस मेरे को देती है। तो ये 4,000 रुपए मैंने जमा किया हुआ है, ठीक है ना, उस 4,000 पे मुझे जो है पैसा मिलना चाहिए, क्योंकि मेरा ही पैसा है, एक्स्ट्रा दिया है मैंने। क्लियर है? तो उसमें क्या होता है आपका, वो कहते हैं सेविंग। जो 4,000 रुपए आपको हो गया इसका, मान लीजिए 5,000 का प्रीमियम जमा किया मैंने, ध्यान समझिएगा। 1,000 रुपए मेरे रिस्क कवर में आ गया, कि मान लीजिए कि 1 लाख का कवर ले लिया मैंने, और सेविंग पार्ट में आ गया 4,000 रुपए। फातिमा जी यहाँ पे क्लियर है? यस सर। हाँ, जो प्रीमियम होता है 5,000 का, उसमें दो पार्ट होता है। 1,000 रुपए वो चला जाता है रिस्क वाले पार्ट के लिए, और 5,000 4,000 चला जाता है सेविंग पार्ट के लिए। अब मेरा सेविंग पार्ट जो है वो 4,000 रुपए जमा होते जा रहा है, मेरा ही पैसा, तो मैच्योरिटी पे मुझे पैसा मिलना चाहिए। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। अब टर्म इंश्योरेंस जो होता है, उसमें कंपनी जो होती है वो केवल 1,000 रुपए ही लेती है, 5,000 नहीं लेती है। उसमें केवल रिस्क कवर रहता है, सेविंग वाला पार्ट नहीं रहता। ठीक है, तो वहां ओके पे सर। मैं 5,000 की जगह 1,000 रुपए दे रहा हूँ। तो अब बताइए मुझे, क्या मुझे टर्म इंश्योरेंस 20 साल का लिया, 20वें साल पे मुझे कुछ पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा फिर सर। बिल्कुल सही। अब क्लियर हो गया? यस सर। गुड। तो यहाँ पे रिस्क कवर जो आपका है, 1,000 रुपए ही ले रही है कंपनी। वो कह रही कि भाई साहब, आपका जो है ना सेविंग पार्ट तो बिल्कुल नहीं है, तो आपको हम पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। अब यही यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या क्या है? अगर मेरा, अब इसमें इसका बता देता हूँ। लेट सपोज कि जैसे किसी ने 20 साल का टर्म इंश्योरेंस लिया 1 करोड़ का, ठीक है, जी। रिस्क कवर जो है आपका है 1 करोड़ का है, 1 CR का। अगर 0 से 20 साल के बीच में कोई मिसहैप, लेट सपोज कि 5वें साल या 10वें साल, 15वें साल, पहले साल, दूसरे साल, मतलब इसके बीच में कहीं पे भी डेथ हो जाती है, तो जी। कंपनी जो है फैमिली को 1 करोड़ रुपए देगी। क्लियर है सभी को? जी सर। लेकिन अगर 20 साल पे सरवाइव कर गया बंदा, ठीक है, मैच्योरिटी होती, यहाँ पे उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसके 20वें साल के बाद उसकी डेथ होती है, तो कंपनी कुछ नहीं देगी इन दैट केस। क्लियर है सभी को? यस सर। तो इसमें कहते हैं कि मैच्योरिटी से पहले प्री मैच्योर डेथ होता है, तो कंपनी को इनकम के तौर पे जो भी कवर होता है वो प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कंपनी। ये केवल डेथ का कवर करती है, इसमें कोई सेविंग कंपोनेंट नहीं होता है, और सेविंग कंपोनेंट होता नहीं है केवल उसके लिए, तो इसी कारण से चीपेस्ट इंश्योरेंस प्लान प्लान है। क्लियर है सभी को? जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टर्म इंश्योरेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू होल लाइफ प्लान होता है। वो क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सा टर्म इंश्योरेंस उसमें होल लाइफ में कन्वर्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक्स्ट्रा प्रीमियम, अब हमें होल लाइफ चाहिए तो उसके लिए सेविंग आता है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ेगा, सिंपल। डेथ कवर इसमें रहेगा, इसका डेथ कवर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं ड्यूरिंग टर्म। अच्छा, ये एक बात बता दूं आप लोगों को, जो इंश्योरेंस का IRD में एग्जाम में पूछा जाता है, वो इंश्योरेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बाहर में भी होता है, पूरी दुनिया में होता है, वो है ये इंश्योरेंस कंपनी में लागू हो जरूरी नहीं है। LIC आपको टर्म इंश्योरेंस फिक्स कर देती है, उसको घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है, क्वेश्चन आता है कि इंक्रीज या डिक्रीज हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे रहेगा आप कर सकते हैं, इसमें लिखा है। फिर आपको होता है टर्म इंश्योरेंस। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी क्या कहती है कि अगर आप 20 साल तक जीवित रह गए तो हमें बहुत खुशी होगी, और इसी खुशी में आपने जितना प्रीमियम जमा किया है वो हम आपको वापस कर देंगे, उसे कहते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम। ठीक है, आपने सुना भी होगा ट्रॉप, टर्म इंश्योरेंस विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए, फिर आता है मेरा होल लाइफ प्लान। होल लाइफ नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे जिंदगी भर का कवर रहेगा। ठीक है, मतलब वो जब वो इंश्योरेंस कंपनी वेट करेगी कब आप मर रहे हैं, आपके नॉमिनी को पैसे दिया जाए। वो 5 साल में मरिए, 10 साल में मरिए आप, या फिर आप 100 साल पे होकर मरिए, आपको इंश्योरेंस कंपनी वेट करेगी आपका कि कब आपकी डेथ होती है और कब आपको इंश्योरेंस कंपनी नॉमिनी को पैसे देगी। ये समझ में आ रही बात? होल लाइफ ये हो गया आपका। होल लाइफ प्लान क्या होता है आपका? परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस होता है, कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। बेसिकली इसमें कंपनी वेट करती है कि कब आपको कुछ होए, आपके नॉमिनी को हम पैसा दें। क्लियर है सभी को? जी सर। इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कंपनी खुद वेट करती है, आपसे वेट नहीं करवाती है, कहती है कि भाई हम आपका वेट करेंगे जाने का। इसी कारण से वो प्रीमियम ज्यादा चार्ज करती है, ऐसे टर्म इंश्योरेंस ज्यादा रहता है उसका।
पॉलिसी जो डेथ ऑफ द इंश्योर्ड तक रहता है। पॉलिसी प्रीमियम इसमें रिस्क कवर भी रहता है, कुछ सेविंग कंपोनेंट भी रहता है, ठीक है ना। होल लाइफ इंश्योरेंस इसमें सेविंग और ऐसे, अच्छा इसमें क्या होता है आपको कि फिक्स नहीं रहता, सेविंग कंपोनेंट रहता है तो कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू मिलता है। होल लाइफ क्लियर है। दो ट्रेडिशनल देख लिया हमने, एक तो टर्म इंश्योरेंस और दूसरा दे दिया, अच्छा ये मैंने लिखा है टर्म, जो बोल्ड वाले हैं उनको जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें से 1 मार्कर सीधे क्वेश्चन आते हैं, सारे 1 मार्कर ही होते हैं बट ये सीधे रहते हैं। फिर आता है एंडोमेंट इंश्योरेंस। एंडोमेंट इंश्योरेंस में वही है कि आप जो है जैसे जीवन आनंद हो गया, 0 से 20 साल जीवन लाभ हो गया, आप हर साल प्रीमियम कुछ ना कुछ जमा कीजिएगा और फिर यहाँ मैच्योरिटी पे आपको जो है पैसा मिलेगा, ठीक है। इसमें दोनों होता है, रिस्क कवर वाला टर्म इंश्योरेंस का भी होता है और रिस्क सेविंग वाला पार्ट भी होता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी। सेविंग हो गया, टर्म इंश्योरेंस में रिस्क वाला पार्ट हो गया, ओके। अब इसी कारण से इसका प्रीमियम टर्म इंश्योरेंस ज्यादा होता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें सेविंग भी है हमारा, इसमें बोथ डेथ एंड सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। ये इसमें क्या होता है कि अच्छा हम जो जीवन लक्ष्य प्लान आपने सुना होगा, जीवन लाभ, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ प्लानिंग करते हैं कि भाई 20 साल के बाद मुझे पैसे की जरूरत होगी, उसके अकॉर्डिंग 20 साल का एक टर्म लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रीमियम पे करेंगे, उसके अकॉर्डिंग मुझे मैच्योरिटी मिलेगी। तो एक पर्टिकुलर गोल को फुलफिल करने के लिए आपका होता है, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज हो गया, उसके लिए। मनी बैक प्लान जो आपका है वो भी एक तरह से एंडोमेंट इंश्योरेंस ही है, चिल्ड्रन प्लान भी वही है, सारे एंडोमेंट इंश्योरेंस के टाइप है, ध्यान रखिएगा। एंडोमेंट इंश्योरेंस बेसिकली ऐसे समझ लीजिए कि आपने जब भी प्रीमियम दिया उसके कुछ समय के बाद 5 साल 10 साल जितने साल का टर्म ले रखा है, मुझे पैसे मिलेंगे इंश्योरेंस कंपनी से, उसे हम कहते हैं एंडोमेंट इंश्योरेंस। फिर आता है पार स्कीम, नॉन पार स्कीम, ये भी होता है विथ बेनिफिट विदाउट बेनिफिट। वैसे पॉलिसी जिसमें आपको प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो आपको पार स्कीम्स कहलाती हैं, और जिसमें प्रॉफिट का शेयर नहीं मिलता है वो कहते हैं नॉन पार। अब एक बात बताइए आप, ये पार नॉन पार क्लियर हो गया? अब एक बात बताइए, टर्म इंश्योरेंस क्या होगा, पार प्लान स्कीम हो गया नॉन पार? नॉन पार। नॉन पार, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। जिसमें मुझे कुछ नहीं मिलता बोनस या कुछ भी सेविंग पार्ट नहीं होता, वो मेरा नॉन पार हो गया। तो जिसमें सेविंग पार्ट नहीं है, नो सेविंग पार्ट, वो आपको नॉन पार हो गया, सिंपल याद रखिएगा। और जिसमें सेविंग पार्ट है वो आपको पार प्लान हो गया, ठीक है। ये टेबल है, इसको नहीं भी देखेंगे तो भी चल जाएगा। नाउ अब ये जो ट्रेडिशनल प्लान होते हैं, अब अच्छा ऐसे समझते हैं, पहले के जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स थे जैसे बैंक में एफडी था, उसके क्या बेनिफिट्स थे? इंटरेस्ट मिलता था सर। इंटरेस्ट मिलता था, या फिर एफडी हटा आरडी की बात करते हैं। आरडी मैंने 5 साल का लगाया तो क्या क्या बेनिफिट होता था? एक तो मेरे अंदर में डिसिप्लिन आती थी सेविंग की, जो कि आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। करना। सेकेंडली सेफ एंड सिक्योर होता था कि उसमें फिक्स रहता था कि आपको कम रिटर्न मिलेगा बट गारंटेड मिलता था, ठीक है। और इनकम टैक्स का बेनिफिट भी कुछ ना कुछ मिलता ही था। तो जो भी आपको ट्रेडिशनल प्रोडक्ट थे, आपको जैसे कि आपको टर्म हो गया, होल लाइफ हो गया, आपको एंडोमेंट हो गया, ये सारे के सारे आपको जो है ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स कहलाते थे। क्लियर है सभी को? जी। इनमें ये हो गया कि डिसिप्लिन रहती थी कि हर साल प्रीमियम पे करना है मुझे, तो एक सेविंग का वो एक हैबिट बनती थी। आज के समय में देखिए जो कोरोना हुआ है, 2 साल में कोरोना के कारण जो इकोनॉमी की हालत हुई है, जिन्होंने सेविंग नहीं रखी थी उनकी बहुत बुरी हालत हो गई है, और आज की जनरेशन की तो खास करके बुरी हालत हो गई है, क्योंकि उनमें हैबिट ही नहीं है। उनमें जो है आपको हैबिट नहीं है, उनका क्या होता है, आज कमा रहे हैं, आज कमा रहे हैं, आज लुटा रहे हैं, कल फिर से कमा लेंगे। मुझे एक आईफोन खरीदना है, मैं आईफोन के बराबर की मेहनत करके पैसे जुटाऊंगा, फिर उसका छोड़ दूंगा। यही हो रहा है ना आजकल। इसी कारण से क्या हो रहा है कि सेविंग कंपोनेंट खत्म हो जा रहा है, और सेविंग कंपोनेंट जब खत्म हो जाता है तो उसी के सेविंग की हैबिट छूट जाती है, फिर आगे फ्यूचर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो दिक्कत हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए ना, बहुत से आप लोग ने अभी सभी ने न्यूज में भी देखा होगा, लास्ट ईयर भी इस ईयर भी बहुत से जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, इवन टीवी सीरियल के एक्ट्रेस हैं, उनकी क्या हालत हो रखी है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा होगा कि एक बालिका वधू का वो बालिका वधू इतनी हिट सीरियल है, उसका जो एडिटर या समथिंग था, कोई अच्छे वो उसमें था, उसने सब्जी बेच रहा है वो रेहड़ी पे।
इमेजिन कर सकते हैं उतना बालिका वधू इतनी बढ़िया सीरियल जो कि इतना बढ़िया लगता है, लोग इतने देखते हैं, उस बंदे की ये हालत हो जाएगी। एक आप एक अभी पिछले साल की बात है, एक वो सीरियल था, कोई टेली सीरियल ही था कोई, उसमें एक बंदा था, उसको सोशल मीडिया पे रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि मैं अगर मुझे हेल्प नहीं मिली तो मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं जीवित नहीं बचूंगा। तो बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें क्या है, आपको सेविंग उतने अर्न जब कर रहे हैं तो तुरंत खर्च भी कर देते हैं, सेविंग कंपोनेंट नहीं रहता, इसी कारण से सारी प्रॉब्लम हो रही। तो बेसिकली क्या है, ट्रेडिशनल जो प्रोडक्ट होते थे, उन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के कारण से आपका जो है, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के कारण से लोगों में एक हैबिट बनी थी सेविंग करने की, और ये हैबिट आपकी डेवलप हो गई। क्लियर है सभी को? जी। ओके, मनोज जी आ रही है आवाज? आ रही सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, तो ये अच्छा, अब डिसएडवांटेज क्या हो गया इसका? डिसएडवांटेज यही हो गया कि आपका सेविंग कंपोनेंट नॉट वेल डिफाइंड था, ठीक है, कितना रिस्क में जा रहा है कितना नहीं जा रहा है हमें नहीं पता, रेट ऑफ रिटर्न फिक्स करना वो सर्टेन नहीं था, सरेंडर वैल्यू जो था विजिबल नहीं था, लेस था यील्ड, हमारा रिटर्न इस था, सेफ तो था बट उसमें रिस्क नहीं, रिस्क उसमें जो कैपिटल था मेरा उसमें रिस्क कम था सेफ होने के बाद भी, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है, ये याद रखिए, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से कौन कौन सा डिसएडवांटेज है, ठीक है। 8:15 हो गया ना, 15 मिनट में मैं खत्म करता हूँ। फिर उसके बाद आ गए लाइफ इंश्योरेंस के नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में वही हो गए जो मैंने आपको बताया कि आपको नए नए, जैसे म्यूचुअल फंड आ गया, बिटकॉइन आ गया, ये सारी चीजें। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ओके ओके, एक्चुअली चलिए ओके। जो म्यूचुअल फंड था आपका और इसमें इंश्योरेंस में क्या फर्क है कि म्यूचुअल फंड में आप अपनी मर्जी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे इसमें किसमें कितना डालना है, किसमें कितना नहीं डालना है, ठीक है। तो उसमें कैश वैल्यू कंपोनेंट आपका फिक्स हो गया। रेट ऑफ रिटर्न आपका जो है, मैं ट्रेडिशनल की बात कर रहा हूँ, जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स मैंने शुरू में बताया था आपको, रेट ऑफ रिटर्न फिक्स है, जैसे कि रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में कोई मकान ले लिया मैंने, अब कितने में बिकेगा कितने में नहीं बिकेगा वो नहीं पता, रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता। सरेंडर वैल्यू मतलब बेचना चाहे तो उतना कितना में मिलेगा, जब खरीदने जाते हैं तो जो वैल्यू उसकी ज्यादा लगती है, जब बेचने जाते हैं तो फिर कस्टमर ही नहीं मिलता। फिर आता है यील्ड, यील्ड मतलब हो गया कि कितना मुझे रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट में, जो कि इंश्योरेंस का जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, आपको एंडोमेंट इंश्योरेंस हो गया या होल लाइफ हो गया, उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लियर है सभी को? और इसी कारण से फिर आ गया आपका नॉन ट्रेडिशनल। नॉन ट्रेडिशनल में क्या आपका हो गया कि इसमें आपको जैसे कि यूलिप प्लान हो गया, यूनिवर्सल लाइफ हो गया, ये सारी की सारी नॉन ट्रेडिशनल हो गई, इसमें आपको कुछ बेटर चीजें आपको मिली, लोगों ने इसको प्रेफर किया, कुछ बेनिफिट्स थे इसके। इसमें सबसे बड़ी बात हाँ जी, एक चीज पूछना चाह रहा था, ये आप ना यूनिवर्सल लाइफ बता रहे थे, ये क्या चीज है? अभी आ रहा हूँ। ये एक्चुअली यूनिवर्सल लाइफ बाहर की प्रोडक्ट है, उसी को इंडिया में यूलिप कहते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। उसी को वेरिएबल लाइफ भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस किस टाइप का इंश्योरेंस है, तो वेरिएबल लाइफ, यूलिप, यूनिवर्सल, ये सारा एक ही कॉन्सेप्ट है, इंडिया में उसको यूलिप के फॉर्म में जाना जाता है। इसे मेंशन है, जैसे यूनिवर्सल लाइफ है ना आपका, हाँ ये यूनिवर्सल, ठीक है। परमानेंट लाइफ प्रोडक्ट है, जिसमें क्या है कि ये यूलिप की तरह होता है, होल लाइफ में यूलिप की तरह हो गया, ये नॉन ट्रेडिशनल हो गया आपका, हम्म, ठीक है। उसमें भी आपका इंडिया में जो है उसमें एक वेरिएबल इंश्योरेंस प्लान हो गया, दूसरा यूलिप प्लान हो गया, इसको आईआरडीए ने अप्रूव किया हुआ है, तो यूलिप ही ज्यादातर चलता है। क्लियर है सभी एक्चुअली को? यूनिट लिंक तो मैंने सुना था, यूनिवर्सल लाइफ मेरे समझ में नहीं आ रहा था। वही है, उसी को यूनिवर्सल लाइफ की तरह, बट ये बाहर चलता है, इंडिया में उसको यूलिप की तरह कहा जाता है। तो ठीक है। क्वेश्चन आता है इसमें से कौन कौन से आपको ट्रेडिशनल है, कौन सा ट्रेडिशनल नहीं है, तो वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस हो गया और यूलिप हो गया आपका, ठीक है। ठीक है। अब यूलिप में आपको इक्विटी, डेट फंड, बैलेंस फंड, इन सब में इन्वेस्टमेंट करता है। सेकेंडली आपका जो है यूलिप प्लान जो आपका है, यूनिट्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम,
उसके यूलिप प्लान में जो होता है आपका कि जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके एनएवी आती है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसको, ठीक है। नाउ ये 10th चैप्टर जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसके आगे का, इसको आज इतना ही रहने दें या फिर आप लोग अभी कैरी कर सकते हैं, बताइए बाकी सभी मेंबर्स। सर अगर इतना ही रहने दें आज तो ठीक है। मैं इसलिए ये हाउस, सर आज के लिए थोड़ा इतना ही रहने दे तो बेहतर होगा। ठीक है कोई, इसलिए मैंने पूछ दिया। देखिए पता है इससे क्या फायदा हुआ आप लोगों से पूछने का, आप लोगों ने कहा कि सर इतना ही रह दिया, मैं भी बच गया, वरना घर में नहीं सर थोड़ा घर का भी काम देखना है ना इस वजह से। मैं समझ रहा हूँ इसी का अब मैं होगा कि मैं बोल दूंगा भाई मुझे खत्म इसलिए करना पड़ा क्योंकि कैंडिडेट्स कह रहे थे ऐसे ऐसे, नहीं तो फिर जो है ना हर घर की यही कहानी है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके आगे बीच में वीकडे में मैं एक दिन और रखूंगा, उस दिन वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जिस दिन का यूआरएन आ गया है काइंडली फी पे कर देगा। मनोज जी आपका फी पे हो गया है ना? हाँ जी सर, मेरा फीस पे हो गया है, कर दिया मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है। सर, मेघा मैंने जी वो कर आपका, दिया, थर्ड को मेघा जी आपका पे हो गया है? हेलो हेलो नहीं ना मुकेश सर आपका फी पे हो गया, यूआरएन तो आ गया था ना मेरे ख्याल से? सर मैंने यूआरएन तो आया नहीं था, लेकिन आपने भेजा था वो मैंने कर दिया था, उसको पे भी अच्छा कर दिया है और मैंने डेट भी ले लिया एग्जाम का, थर्ड को मिला है। थर्ड का है आपका, ठीक है। एक बार थर्ड एडमिट कार्ड जुलाई सर भेज दीजिएगा मेरे को। मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है थर्ड ठीक में है, मॉर्निंग 8 बजे का मिला है। मॉर्निंग 8 o'clock का, ठीक है। हाँ, क्योंकि उससे पहले कोई भी खाली नहीं था, उस दिन भी वही खाली था सर। अच्छा 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 अच्छा, हाँ वो अभी थोड़ा सा वो रह रहा है। मेघा जी आपने फी पे कर दिया है, यूआरएन आ गया आपके पास? माइक ऑन नहीं है। चलिए कोई नहीं, आज इतना ही रखते हैं फिर, ठीक है। ठीक है सर, थैंक ओके यू। थैंक यू। बाकी वीकडे में मैं एक दिन ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है जी।